सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर है, एक बार जल्दी से कंफर्म करिए। चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था इस्लामिक इन्वेजन के बारे में, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट। ओके, ऑलराइट, ठीक। पहले हम पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, पहला वाला। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महमूद ऑफ गजनी। ही इन्वेडेड इंडिया मेनली टू स्टैब्लिश द परमानेंट पॉलिटिकल कंट्रोल। नाउ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज उसने जो इंडिया में इन्वेजन किए थे महमूद ऑफ गजनी में, जो कि गजनवी एम्पायर में 999 एडी में पावर में बैठा था, गद्दी में बैठा था, और जिसने मेनली 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। मेन जो उसका रीज़न था दैट वॉज प्लंडर, प्लंडरिंग करना, लूटना, और लूट के गजनवी ले जाना, और मेनली तो वेस्ट एशिया पे कंट्रोल जमाना। यहाँ पे तो सिर्फ उसका मेन एम था प्लंडर करना। ऐसा पॉलिटिकल कंट्रोल उसने कोई स्टैब्लिश नहीं किया। करना होता तो यहीं पे बैठ जाता, वापस गजनवी एम्पायर ना जाता। ही कैरिड 17 मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू इंडिया, येस, द लास्ट वन बीइंग अगेंस्ट द जाट्स, एंड द लार्जेस्ट वन, या फिर हम बोल सकते हैं जो सबसे आखिरी सबसे बड़ा एक्सपेडिशन था वो सोमनाथ का जो प्लंडरिंग था वो था। तो ऑप्शन नंबर बी। Consider the following statement regarding the Ghaznavide Empire. Subuktigin was the founder of the Ghaznavide dynasty, and Ghazni served as the capital of the Ghaznavide Empire. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। चलिए, तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला सही है, सुबुक्तगीन वॉज द फाउंडर ऑफ द गजनवाइड एम्पायर एंड गजनी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द गजनवाइड एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्किश इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। महमूद ऑफ गजनी वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर टू इन्वेड इंडिया। यस, ठीक है। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम था जो पहला इस्लामिक रूलर था जिसने इंडिया पे काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि अटैक किया था, लेकिन महमूद ऑफ गजनी पहला टर्किश रूलर था। टर्किश मतलब जो तुर्कमेनिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ से आए थे। तो पहला तो सही है, द टर्किश इन्वेजन्स हेल्प इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। बिल्कुल, ये भी सही है। पहला तुर्क कौन था? गजनी था। और दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? मोइजुद्दीन, जिसको हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महमूद ऑफ गजनीज इन्वेजन ऑफ सोमनाथ। द सोमनाथ टेम्पल वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। Yes, the invasion took place in the year 1025 AD. This is also correct. ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। एंड ये 16th अटैक था एंड द लास्ट मेजर अटैक। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गजनवाइड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। महमूद ऑफ गजनी अपॉइंटेड गवर्नर्स टू एडमिनिस्टर इंडियन टेरिटरीज। लाहौर बिकेम एन इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स अंडर द गजनवाइड्स। उसने इंडियन टेरिटरी में गवर्नर्स को अपॉइंट करके रखा था? बिल्कुल नहीं। हमने देखा था कि महमूद ऑफ गजनी का एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही वीक था, जिसकी वजह से इसके मरने के बाद, ठीक है, 1030 AD में इसके मरने के बाद पूरी तरीके से गजनवाइड एम्पायर हम बोल सकते हैं इसका कोलैप्स हो जाता है, और फिर घुरिड्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हमें पता है ना, सेल्जुकिड, याद है आपको? गजनी, सेल्जुकिड और ये सब आते हैं आपके। देन आखिरी में आते हैं ख्वाजिर्म, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, ख्वारिज्म जिनको हम बोलते हैं। तो ख्वारिज्म को कौन भगाते हैं? मंगोल्स, चंगेज़ खान। वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो पहला तो गलत होगा। ठीक है, इंडियन टेरिटरीज़ में उसने सच कोई गवर्नर्स अपॉइंट नहीं किए थे।
ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि जो गौरी है, मोहम्मद गौरी, जो दूसरा तुर्क था जिसने इंडिया पर इन्वेजन किया, इंडिया पर अटैक किया, वो कुछ तो अपने स्लेव्स छोड़ के गया था जिन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर लिया। लाहौर बिकेम एन इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर अंडर गजनवाइट्स। तो लाहौर तो बिल्कुल गजनवाइट्स के अंडर में आ चुका था। जो महमूद ऑफ गजनवी के हम बोल सकते हैं सक्सेसर थे, वो रूल कर रहे थे आपके जो प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान वाला रीजन है और जो आपका लाहौर वाला रीजन है वहाँ पे। ठीक है, एंड अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो हमने पिछले लेक्चर में ये जाना था, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा पीछे से हम बिल्ड करते हैं ताकि थोड़ा सा ढंग से और हमें समझ में आए। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मोहम्मद गौरी है, जिसका नाम एक्चुअल में मुइज़ुद्दीन था, है ना, मुइज़ुद्दीन, इसका बड़ा भाई था, थ्रोन पे बैठा था 1263 एडी में, 1263 में, और इसने जो है मोहम्मद गौरी को बोल दिया था कि तू इंडिया में यानी कि ईस्ट साइड में देख और मैं वेस्ट साइड में, इस तरीके से डिवीजन कर लिया था। और फिर यहाँ से मोहम्मद गौरी ने अटैक करना शुरू किया था। 1175 पे मुल्तान पे कब्जा किया, फिर 1178 में गुजरात पर अटैक किया, लेकिन चालुक्याज ने हरा दिया। रिकॉल कर सकते हैं क्वीन का नाम नैकी देवी था, है ना, रूलर भीम द सेकेंड थे। और फिर उसने अपना अप्रोच चेंज किया और फिर यहाँ से आया, है ना, ताबर हिंद का जो फोर्ट है उस पर बैठा आके, है ना, अटैक किया किसने, पृथ्वीराज जी थर्ड ने, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, अटैक किया और उसको वहाँ से भगाया। लेकिन उसने फिर से अटैक किया 1192 एडी में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और पृथ्वीराज चौहान को हराया। अजमेर के लिए कुछ टाइम पे छोड़ दिया गया उनको रूल करने के लिए, लेकिन बाद में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोनों को यहाँ पर, फिर हम बोल सकते हैं जो स्लेव था मोहम्मद गौरी का, उसने अजमेर और दिल्ली दोनों को अपने अंडर में ले लिया था। क्यों? क्योंकि ये अभी बैठे हुए थे लाहौर में, मेन तो सीट इनका लाहौर था अभी। ठीक है, सीट तो ऐसा कोई परमानेंट नहीं था, लेकिन लाहौर में बैठा हुआ था, ऐसे समझ सकते हो, ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो दिल्ली भी नहीं छोड़ना चाहता था वो, और अजमेर भी। तो दिल्ली को भी तोमर्स के अंडर में लिया, जो एक तरीके से जो फ्यूडेटरीज के तौर पर ही इनके सर्व कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में तो पृथ्वीराज चौहान को हरा ही दिया था, और पृथ्वीराज चौहान अजमेर से रूल कर रहे थे। और चौहान ओरिजिनली थे कहाँ से? शाकंबरी जो जगह पड़ती राजस्थान में, वहाँ से। ठीक है, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, राजपूत जो आपके कन्नौज में गहड़वाल थे, यहाँ पर शाकंबरी में आपके ये चौहान थे, और दिल्ली में बैठे हुए थे तोमर रूलर्स। ठीक है, मालवा में थे परमार। तो धीरे धीरे तो आपको पता है कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने इनको भी हराया, पृथ्वीराज चौहान को भी, और यहाँ पे हराया किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद किसको हराया? यहाँ पे 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है, जिसमें राजा जयचंद को वो हराता है। 1198 में पूरी तरीके से कॉन्कर कर लेता है वो कन्नौज को, वापस चला जाता है। इसके जो स्लेव्स हैं, जैसे आपके स्लेव कौन कौन थे, तो वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि ये चला जाता है वापस, ठीक है, 1198 में जब पूरा कॉन्कर कर लेता है, तो उसके बाद ये वापस चला जाता है। ठीक है, एंड आपको पता है फिर इसकी डेथ हो जाती है। कौन सी ट्राइब जो है इस मोहम्मद गौरी को मारने का काम करती है? क्यों? कौन सी ट्राइब है जो मोहम्मद गौरी को मारती है? बता, व्हाट वाज द नेम, जो थोड़ी सी हिंदू और थोड़ी सी बुद्धिस्ट थी? नोट्स अपलोड हो जाएंगे ट्राइपार्टाइट चोला के आज शाम तक, ठीक है, फॉर श्योर। चलो, तो मोहम्मद गौरी की अगर इलबारी ट्राइब नहीं थी भाई, करामती ट्राइब थी। यस, करामती ट्राइब नाम था उसका, इलबारी ट्राइब नहीं थी। ओके, सो मोहम्मद गौरी की अगर बात करेंगे तो इसके जो इसका डेथ हो जाता है 1206 में। ठीक है, करामती ट्राइब इसको मार देती है 1206 एडी में। देन इसके बाद जो स्लेव्स होते हैं इसके, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट स्लेव्स हैं, पहला तो सबसे जो इसका पसंदीदा था याल्दूज, ये बैठ गया गजनी में। इसके डेथ के बाद जो इनका मेन एम्पायर था, जहाँ से लोग आते हैं, वहाँ पे बैठ गया याल्दूज। ठीक, मुल्तान का जो रीजन था और उच्च रीजन था, जो पहले तो पता है ना तुम्हें कि वो महमूद ऑफ गजनी में आया था, है ना, हराया था हिंदू शाही डायनेस्टी को, याद है? जयपाल, अंगपाल जो उनके बेटे थे, उनको हराया था। पेशावर जो पहले वाई हिंद के नाम से जाना जाता था या फिर उद्भांड के नाम से जाना जाता था, उसको कॉन्कर किए थे। फिर जब वो मर गया था, है ना, 1030 में, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने धीरे धीरे इनको यहाँ पर कब्जा स्थापित कर लिया था और इनको भी हरा दिया था। मतलब काइंड ऑफ लाहौर, मुल्तान, आपको पता ना, भी हमने देखा था मुल्तान अभी देखा ना, 1175 में उसने मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, 1175 में मुल्तान में, तो सब इनके कब्जे में आ चुके थे अभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा कुबाचा, यहाँ पे किसको बिठाया? कुबाचा को, और बच गया लाहौर। तो लाहौर में बैठा कौन? ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये याद रहेगा। ओके, अब होता क्या है ना, होता कुछ यूँ है, चलो वो होता क्या है वो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन इतनी चीज़ समझ में आई आपको कि यालदूस बैठा गजनी में, कुबाचा बैठा मुल्तान और उच्च में, और ऐबक बैठा लाहौर में। ठीक, और कुबाचा और ऐबक ने यालदूस की 2 लड़कियां थी, उनसे शादी कर ली एक से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में लाहौर से स्लेव डायनेस्टी की नींव रखता है, गुलाम वंश की, जिनको कि हम मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। मामलुक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस डायनेस्टी के जितने रूलर्स हुए वो गुलाम थे। जैसे ऐबक घौरी का गुलाम था, इसके बाद इल्तुतमिश आता है, वो ऐबक का गुलाम था, फिर बलबन आता है, वो गुलाम था इल्तुतमिश का। तो इसीलिए सारे गुलाम थे मेजर रूलर्स इस डायनेस्टी के, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, स्लेव डायनेस्टी पड़ा। ओके, और अगर बात करेंगे, वहाँ पर एक ट्राइब थी, मतलब जो तुर्क ट्राइब थी, इलबारी। लाइक जैसे यहाँ पे हिंदू हैं, हिंदू में भी है ना, ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य, शूद्र है, उसमें भी राजपूत में भी अलग अलग हैं, चौहान है ना, सोलंकी हैं, और राठौर हैं, परमार हैं। तो ये क्या है, इलबारी उन तुर्क में से एक ट्राइब है जिससे ये बिलोंग करते थे। कौन? स्लेव डायनेस्टी वाले। ठीक है, तो ये रूल कब से स्टार्ट होता है? 1206 से। अभी ये लीव कर दो आप, वैसे तो ये सब आपको एकदम समराइज, या तो अभी देख लो अगर देखना है तो। स्लेव डायनेस्टी आती है, मतलब दिल्ली की गद्दी में पहले स्लेव बैठते हैं, फिर खिलजी बैठते हैं जो अगेन एक ट्राइब थी, तुर्क ट्राइब थी, तुगलक्स बैठते हैं, देन सैयद बैठते हैं, दो लोधी बैठते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही तुर्क थे, सारे तुर्क नहीं थे, मेनली तो स्लेव थे, स्लेव डायनेस्टी वाले थे। देन खिलजी भी वहीं से बिलोंग करते थे, लेकिन अब उनमें कुछ तो अंतर था, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्लेव और खिलजी पे फोकस करने वाले हैं मेनली। देन उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी कल देखेंगे। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करेंगे, ये 1206 से लेकर 1290। अगर अगेन आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो टाइमलाइन आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगी, और आखिरी क्लास में फिर से हम लोग समराइज़ कर लेंगे। तो अभी ये टाइमलाइन पे मत जाना, वो अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, आप ऑर्डर ज़रूर याद कर सकते हो कि किसके कौन बाद आया, लेकिन वो भी रटने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई ट्रिक करने की ज़रूरत है। सब खतरनाक थे सारे लोग, वो सब अपने आप याद हो जाएगा। जब हम धीरे धीरे करेंगे तो कोई ट्रिक विक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अभी ट्रिक पे जाओ, अभी बस तुम जितना बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो सुनो बस। ठीक है, अपने आप आपके अंदर सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से? लाहौर से बैठ के यहाँ पे नींव रखता है स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, दिस डायनेस्टी इज नोन एज मामलुक डायनेस्टी। द रूलर्स बिलोंग टू इलबारी और शमशी ट्राइब जो है। ठीक है, रूलर्स ये हुए, लेकिन हम ये अगेन इसको नहीं देखना है अभी, रूलर्स को आगे अपने आप वो याद होंगे आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक पे आते हैं। सबसे पहले लाहौर से रूल कर रहा था, वही इसकी कैपिटल सिटी थी। इसको टाइटल दिया गया था लाख बख्श का। ही वॉज द गिवर ऑफ लैक्स एंड ऑल्सो द मर्डरर ऑफ द लैक्स। ठीक है, तो भले इसको लाख बख्श का टाइटल दिया गया था, लेकिन इसने बहुत मर्डर्स भी करवाए, बहुत बुचरिंग करवाई, और इनफैक्ट बहुत सारे जो अभी हम देखेंगे कि इसने जो बनवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बिल्ड करवाया था इसने। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, और यहाँ पर उसी के पास में बगल में देखने मिलेगा कुव्वतुल इस्लाम। तो यहीं पर एक ऐसा काइंड ऑफ स्टोन स्लैब लगी हुई जिसमें लिखा हुआ है कि इनको 1000 मंदिरों को तोड़वाने के बाद जो मलबा है उससे बनवाया गया है इसको। ठीक है, काइंड ऑफ चढ़ाने के लिए। ये इसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है। आई थिंक पूछा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि पूछ सकता है कभी भी, एंड काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़। तो कॉर्बेल्ड आर्च, ये जो आर्च टाइप बना है ना, ये इसको कॉर्बेल्ड आर्च बोलते हैं। इस पर भी अभी आएंगे। ठीक है, कुतुब मीनार पे। ये कहाँ पर है आपका? कुव्वतुल इस्लाम। ये कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में, उसी के बगल में ही आप देख पा रहे हो ये। ठीक है, ये है आपकी। ओके, एंड 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ पर ये पहले जैन मोनेस्ट्री हुआ करती थी। जैन मोनेस्ट्री को किस नाम से जानते हैं जरा बताना? तो उन्हीं को तोड़वा के इसने 2.5 दिन का, या फिर काइंड ऑफ उन्हीं को मॉडिफाई करवा के बस ऐसा करवा दिया, और ये बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा, एक इस्लामिक बिल्डिंग। ठीक है, दे वर नोन एज दी बसाड़ी बोला जाता है उनको। ठीक है, एंड कुतुब मीनार की बात करेंगे तो कुतुब मीनार में पूछता है कि इसमें कितने माले हैं, तो 5 स्टोरेज है, 5 माले हैं, 73 मीटर की यहाँ पर हाइट है। ठीक है, 73 मीटर की इसकी है। फिर कहीं कहीं पे आपको 72.5 मीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फाउंडेशन ले किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो जिसका डिसाइपल था, ये जिसका शिष्य था, है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसको बनाना शुरू किया था।
और कुतुब मीनार को, और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने बाद में, कुछ तो ये टूट गया था बिजली वगैरह से, तो उसको फर्दर रिपेयर करवाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अंदर जाना अलाउड है कि नहीं अलाउड है? क्यों नहीं सर, कहाँ से इसके अंदर कैसे घुस जाओगे बेटा? घुसते थे पहले, ठीक है, घुसते थे पहले। वो 1981 1981 को बंद किया गया था। उससे पहले इसके अंदर आप जा सकते थे, ऊपर यहाँ पे खड़े होकर दिल्ली के नज़ारे ले सकते थे। लेकिन 4 दिसंबर 1981 को एक काफ़ी ट्रैजिक इवेंट हुआ कुछ यूँ कि स्कूल चिल्ड्रन को यहाँ पे लेके आया गया था, बच्चों को, स्कूल के बच्चे थे, और जब वो अंदर घुसे तो पावर कट हो गया, जो लाइट वाइट थी वो सब ऑफ हो गई, भगदड़ मच गई, 45 लोगों की डेथ हुई जिसमें मोस्टली बच्चे थे। तो हमारी सरकार ने क्या किया? लाइट लगवा दी, जाना ही बंद करवा दिया नहीं, पावर कट हुआ था तो जाना बंद करवा दिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि हम पावर कट अब नहीं होने देंगे या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट, नहीं, जाना ही बंद करवा दो। तो उसको कम्प्लीटली बंद करवा दिया गया था 1981 में, जब 45 लोगों की डेथ हो गई थी, मोस्टली उसमें बच्चे थे, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और इसकी जो डेथ है, ठीक है, इसकी जो डेथ है वो होती है 1210 में, जब ये खेल रहा था क्या? जब ये खेल रहा था पोलो, ठीक है, जिसको हम चौगान बोलते हैं, जो एक तरीके का तुर्क पोलो है जहाँ पे घुड़सवारी टाइप करी जाती है चौगान में, उसको खेलते वक्त इसकी हो जाती है डेथ। ऑलराइट। और कुतुब मीनार में ध्यान रखना 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था एज एन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी और आते हैं इल्तुतमिश पे, जो इसका क्या था? इसका गुलाम था और इसका दामाद भी था, ठीक है। इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ऐसा किया क्यों था उसने? ऐसा किया इसलिए था बिकॉज इल्तुतमिश को रेजिस्टेंस बहुत मिल रहा था। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। किससे? मेनली तो सबसे पहले था आराम शाह। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ 2 बेटियां थी, एक से शादी कर ली थी इल्तुतमिश ने और एक से शादी कर ली थी इस कुबाचे ने ठीक है, ये कुबाचे ने तो दोनों से मतलब शादी कर ली थी, एक से कुबाचे ने और एक से कर ली थी इल्तुतमिश ने। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तो ये चीज़ है। देन इसमें जो है आराम शाह उसका बेटा नहीं, कहीं कहीं पे आपको देखने मिलेगा आराम शाह बेटा है, लेकिन ये बेटा ऐसा कोई हमें सोर्स नहीं मिलता जहाँ पर ये है कि इसका बेटा था, ठीक है। तो बेटा नहीं था, लेकिन जो तुर्क नोबल्स थे, उन्होंने आराम शाह को थ्रोन पे बिठा दिया लाहौर में। तो आराम शाह को तो पहले हराया इसने, ठीक है। फिर जो राजपूत कन्फेडरेसीज थी यहाँ पर, उनको भी थोड़ा बहुत हराने का काम किया, और इसने सबसे पहला काम किया लाहौर से दिल्ली को कैपिटल इसने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि पता था लाहौर में दिक्कत हो जाएगी रूल करना, तो दिल्ली में इसने कैपिटल शिफ्ट किया। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रैथ ऑफ द चंगेज़ खान। कैसे रैथ ऑफ द चंगेज़ खान, वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है मंगोल्स, ठीक है, ये मंगोल ही है। चंगेज़ खान जो है ना, मंगोल ही है ये भाई बड़े खतरनाक टाइप के लोग थे, जैसे नहीं वो राजपाल राजा बोलता बड़े खतरनाक लोग थे, तो वैसे ये मंगोल से बड़े खतरनाक थे, ठीक है। चीन वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से जब भगाए गए तो यहाँ पर एकदम हैवॉक क्रिएट किए थे। ये जो गजनवाइड एम्पायर है ना, यहाँ पर मैंने आपको, अगर पिछले लेक्चर में आपको याद हो, अगर आप रिवाइज करके आए हो, तो मैंने बताया था सबसे आखिर में आए थे। पहले तो गजनवी, गोरेड है ना, देन आपके ये आए थे ख्वारिज्म, ठीक है। ख्वारिज्म प्रिंस आए यहाँ पर, और उन ख्वारिज्म जो प्रिंस हैं भाई साहब को 1218 में चंगेज़ खान ने कायदे का जो है इनको भगा के मारा इनको 1218 में। फिर इसके बाद आते हैं जलालुद्दीन मांगबरानी। जलालुद्दीन मांगबरानी ये कौन है? इसी का सक्सेसर है। किसका? जो ख्वारिज्म प्रिंस है ना, इसी का। ख्वारिज्म शाह नाम था इसका, जिसको ये भगा का मारा था, ख्वारिज्म शाह। तो ख्वारिज्म डायनेस्टी का ये बिलोंग करता था, ख्वारिज्म शाह को मारा। जलालुद्दीन मांगबरानी ने कंटिन्यू रखा अपना स्ट्रगल अगेंस्ट दी मंगोल्स या फिर चंगेज़ खान। 1221 में 1221 में इंडस रीजन के आसपास इनको भगा के लाया है। कौन? चंगेज़ खान। जलालुद्दीन मांगबरानी ने बोला इल्तुतमिश भाई हेल्प करो यार, मदद करो। मना कर दिया उसने, मदद तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो जब यहाँ पर आया ना, काइंड ऑफ हम पहले तो ये समझ लो कि जैसे ही जब इसका यहाँ पे
पहले तो जब याल्दूज यहाँ पे बैठा हुआ था, ख्वारिज़्म में तो बाद में आते हैं, जब याल्दूज यहाँ बैठा हुआ था तो याल्दूज के टाइम पर उस मंगोल्स ने इन्वेजन किया। याल्दूज ने भगाया कुबाचा को कि निकलो यहाँ से, ठीक है, और लाहौर और मुल्तान उच्च उसने वो किया, तो कुबाचा को यहाँ से हटा दिया था। फिर याल्दूज भी चले ही गए थे, तो मेनली जब ख्वारिज़्म को यहाँ पर भगाया, देन जलालुद्दीन मांग बरानी आते हैं। जलालुद्दीन मांग बरानी को भगाते हुए इंडस के पास लेके आया 1221 में, और जब मांग बरानी ने हेल्प मांगी इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया। इल्तुतमिश रेफ्यूज्ड टू हेल्प मांग बरानी, ठीक है। फिर क्या मांग बरानी ने, जब वहाँ से हेल्प मिली नहीं, तो मांग बरानी इल्तुतमिश से मतलब काइंड ऑफ रिवोल्ट करना है। इल्तुतमिश ने हरा दिया, ठीक है। साइड में बैठे हुए थे कुबाचा को हरा दिया, कुबाचा को काइंड ऑफ डिथ्रोन कर दिया। कुबाचा भी लाइक जो आ रहा मेरे को ही पेल के जा रहा है, ठीक है। तो खैर मेन यहाँ पर मेन बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि जो जलालुद्दीन मांग बरानी ने जो हेल्प मांगी थी किससे, इल्तुतमिश से, वो इल्तुतमिश ने हेल्प नहीं दी क्योंकि उसको पता था कि चंगेज़ खान अगर आ गया यहाँ पर तो एकदम तहस नहस मचा देगा, ठीक है। चंगेज़ खान ऑल्सो अटैक ट्रांसऑक्सियाना रीजन इन 1219, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, और 1227 में वो मर गया, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर ये एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक मूव बोला जाता है इल्तुतमिश का कि उसने मांग बरानी की हेल्प ना करके, ठीक है, और चंगेज़ खान के रैत से नॉर्थ इंडिया को बचा लिया। क्योंकि अगर ये बात तो तय है कि अगर चंगेज़ खान आता, और ये भी माना जाता है चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को लिखा था कि उसने एक्चुअल में होता क्या था, लोग भेड़ की खाल जलाते थे और उससे साइन लेते थे कि आगे जाना ठीक है नहीं है। तो उसने बोला इल्तुतमिश को, भेड़ की खाल वाल जलाई और हमें सही साइंस नहीं मिली, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ये मत समझना कि डर गया हूँ इल्तुतमिश बोलता हाँ भाई जाओ 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 जाओ, ठीक है। तो 1227 में इसकी डेथ हो जाती है। वो बात अलग है कि होता है ना कि अब वही इल्तुतमिश अगर मान लो ये चंगेज़ खान इसको मारने के बाद, मांग बरानी को मारने के बाद, और यहाँ पे आ जाता दिल्ली में इल्तुतमिश को पेलता और यहाँ पर खूब तहस नहस मचाता और यहीं पे चंगेज़ खान का रूल हो जाता, तो क्या कहते हैं हिस्टोरियंस, क्या कहते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे होते हैं, इट वॉज अ वेरी बैड मूव ऑन द साइड ऑफ इल्तुतमिश नॉट टू हेल्प दी मांग बरानी, है ना क्योंकि चीज़ें हो जाने के बाद गुड मूव और बैड मूव बोलना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अब वही है ना कि इल्तुतमिश ने, अब जैसे राजपूत थे तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि राजपूत जो है आपस में मिल नहीं पाए, नहीं तो इस्लामिक जो इन्वेजन हुआ, जो पूरा अफ़गानिस्तान तक हिंदू शाही डायनेस्टीज़ का रूल था, वो धीरे 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 सिकुड़ते अफ़गानिस्तान ख़त्म हुआ, पाकिस्तान पूरा जो आज का पाकिस्तान है वो ख़त्म हुआ और इंडिया तक वो पहुँच गए। वो ना हो पाता अगर राजपूत एक हो जाते तो, यही बोलते हैं ना। और अगर मान लो वही है ना कि जब मान लो कि कोई आता था तो ये बाकी राजपूत रूलर्स भी तो सोचते होंगे, जैसे कि मान लो कि पृथ्वीराज चौहान ने बाकियों से हेल्प, चालुक्य से हेल्प मांगी, तो उनको पता होगा कि अगर हमने इसकी हेल्प करी तो वो हमें भी ना मारे, हमारे पास भी ना आए, हमें भी ना लड़ना पड़े, इसलिए क्यों हेल्प करो। वही सेम काम इल्तुतमिश ने किया। अब क्योंकि ये ऑन दी साइड ऑफ राजपूत अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ, तो हम बोल देते हैं कि गलत स्ट्रैटेजिक मूव था। इल्तुतमिश के लिए वो सही प्रूव हुआ तो हमने बोल दिया कि वो बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मूव था इल्तुतमिश का, है ना। तो खैर चीज़ें हो जाने के बाद, जैसे नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, भाई क्या पढ़ता था ये, जब देख रहे हैं लाइब्रेरी जा रहा है, जब देखो तो लाइब्रेरी से आ रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, लाइब्रेरी से आ रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, लाइब्रेरी से आ रहा है, नहीं सिलेक्शन हुआ। अरे हमें पता था क्या करते थे लाइब्रेरी में, बगल में इनके वो जो नहीं है उनकी लड़की, हाँ वही, समझ जाओ तुम, अब हम क्या ही बोले, हम हमें पता है सभी क्या लाइब्रेरी में करते थे जाके वही है, चीज़ें हो जाने के बाद स्ट्रैटेजिक मूव बोलना, ब्लंडर बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस टाइम पे बैठ के और डिसीजंस लेना और चीज़ें एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आज है ना, सारी गलती नेहरू की थी, बोल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग अगेन, कोई मैं वो नहीं करने हैं यहाँ पे डिबेट, लेकिन हो सकता है गलती हो, लेकिन कई बार बाद में चीज़ें हो जाने के बाद तो बड़ा आसान है बोलना कि गलती थी या फिर सही मूव था, है ना। अच्छा कैथल से हो, ओके ओके ओके, हाँ नहीं समझा, अच्छा 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 सर ईयरबड्स नहीं लगाए हैं, अच्छा तो लगा लो, किसने मना किया है, लगा लो जल्दी चलो। तो वही है, और मतलब हिस्ट्री बुक में ऐसे लिखते हैं कि दिस वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक मूव, तो मुझे ऐसा लगता है भाई अगर ये स्ट्रैटेजिक मूव था तो राजपूत भी तो इसीलिए एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे थे कि अगर उसको वो कर दिया तो फिर हम पर भी अटैक होगा, लेकिन खैर। तो निज़ामुल मुल्क वॉज दी वज़ीर, निज़ामुल मुल्क जो था इसका पूरा नाम था निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है, ये वज़ीर था किसका, इल्तुतमिश का।
ही पैटर्नाइज स्कॉलर्स लाइक मिनाजे सिराज। तो पूरी स्लेव डायनेस्टी का अगर हमें रिटन एविडेंस मिलता है सबसे ज़्यादा तो मिनाजे सिराज से मिलता है। ज़ियाउद्दीन बरानी से भी मिलता है, ज़ियाउद्दीन बरानी की वो बुक से मिलता है, लेकिन मेन जो मिलता है वो मिनहाज सिराज से मिलता है। ज़ियाउद्दीन बरानी का हमें मिलता है अगले जो डायनेस्टी है जो खिलजी डायनेस्टी है वहाँ से। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनकी बुक का था नाम था तबाकत नसीरी। ही सेट अप दी ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स नोन एज चहलगानी। तो ये बरानी मेंशन करते हैं, ज़ियाउद्दीन बरानी की, ठीक है। ये मिनहाज सिराज मेंशन नहीं करते हैं, ज़ियाउद्दीन बरानी करते हैं कि 40 लॉयल स्लेव्स चहलगानी थी, लेकिन उसमें 40 ही थे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये माना था कि 25-30 थे, 40 तो नहीं थे, लेकिन नाम था उसका 40, ठीक है। ये टर्किश थे मेनली। अब टर्किश में भी ना, चलो बताएंगे, और टर्किश तो थे मेनली, लेकिन चलो अभी आगे देखेंगे। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन टंका एंड कॉपर कॉइन जित्तल। सिल्वर टंका इसने इंट्रोड्यूस किया और कॉपर जित्तल इंट्रोड्यूस किया और इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब इक्ता मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया है, लेकिन फिर बताऊंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसके बाद नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। और ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी तरीके का विजन अगर में हमें देखने को मिलेगा, इसी अमर नायक हमें देखने को मिलेंगे आयंगर सिस्टम, तो इसी तरीके का। इक्ता में क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ लैंड दे दी जाती है किसी को, ठीक है, कि भाई तुम यहाँ से टैक्स वसूली करो, सिर्फ टैक्स वसूली करोगे और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे बच्चे को भी यहाँ के वही अधिकार मिलेंगे, यानी हेरिडेटरी हो गया, तो ऐसा नहीं। तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, कहीं का भी इक्ता अलॉट किया जा सकता है। काम सिर्फ टैक्स अलॉट करना है, वहाँ के लोगों पर रूल करना नहीं है। और अगेन तुम्हारे इक्ते को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बदले में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक फोर्स मेंटेन करके रखनी है, और जब भी रूलर को यानी सुल्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हेल्प के लिए आना है, ठीक है। और इनके जो कमांडर होते थे, यानी इस आदमी को क्या बोला जाता था, इक्तादार या मुक्ति, ठीक है। इक्तादार मेनली इसको बोला जाता था। ये याद रहेगा आपको? हाँ जी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? चलो, ये सिल्वर टंका और कॉपर जीतल देख लो। देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ तो है जो तुम ना समझे। क्या ना समझे तुम अभी ईस्ट इंडिया का नहीं समझे हो क्या? तुमने ये समझ लिया याल्दूस कुबाचा है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कोई तो था यहाँ पे जो गदर मचाए हुए था। कौन था वो था बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये कोई स्लेव नहीं था मोहम्मद गौरी का, ध्यान रखना। ये स्लेव नहीं था, उनके साथ में आया था, लेकिन कोई स्लेव वेव नहीं था इनका। ये धीरे धीरे पहले गवर्नरशिप लेता है राजपूत रूलर के अंडर में, ठीक है, मेनली तो बुंदेला रूलर के अंडर में। धीरे धीरे अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करता है, और अब ये अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है कि सर ठीक है, इतनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है कि इसने पूरे बिहार में गदर मचा के रखी थी। नालंदा विक्रमशिला को जलाया। पहले नालंदा को उसने सोचा कि फोर्ट है, कोई तो किला है, ठीक है, रूलर का, जबकि किला नहीं था, वैसे बात है, यूनिवर्सिटी थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, उसको इसने जलाया, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नालंदा और विक्रमशिला, आई थिंक लिखा होगा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और विक्रमशिला दोनों को जलाया, ठीक है, दबा के। फिर गया बंगाल में। बंगाल में जो लखनौती रीजन है, लखनौती, उसको ऑक्यूपाई किया, ठीक है, उसको ऑक्यूपाई किया। इनफैक्ट जो यहाँ पे उदानपुर, बिहार में ही एक उदानपुर का फोर्ट है, जहाँ ध्यान रखना, उसको इसने कॉन्कर किया। उदानपुर का फोर्ट है, ठीक है। ये बात कब की हो रही है? 1202, यानी कि स्लेव डायनेस्टी की नींव नहीं रखी गई है तब, मैं बता रहा हूँ बस, मतलब नींव रखी जानी थी, यानी 1206। अभी मोहम्मद गौरी की डेथ नहीं हुई है, मोहम्मद गौरी की डेथ अभी नहीं हुई है, 1206 में हुई है। मोहम्मद गौरी ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया, इसको खिल्लत दे के, ठीक है। खिल्लत काइंड ऑफ क्या होता है वो भी हम जानेंगे, खिल्लत क्या होता है आपका। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि 1202 में इसने उदानपुर फोर्ट पे कब्जा किया, बिहार को कॉन्कर किया, बंगाल में लखनौती रीजन को कॉन्कर किया, और इसने जो है क्या किया, इसकी डेथ कैसे होती है? डेथ इसकी ऐसे होती है कि इसके मंसूबे यहाँ बिहार ऑक्यूपाई किया, बंगाल, जो आज का पूरा बांग्लादेश है ना, ये पूरा बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल में ही आता था,
ये तब कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान सब कुछ नहीं, मेनली तो सब हर जगह हिंदू डायनेस्टीज़ का ही रूल था। ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हो, यहाँ पे सेना डायनेस्टी हुआ करती थी जो पाल के बाद आए थे, अगर आपको याद हो तो लक्ष्मण सेना आखिरी रूलर थे जिनको हराने का काम किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब बख्तियार मतलब इनको मारा वहाँ पे जाके, और है ना, लेकिन ऐसा कुछ ट्रू नहीं माना गया। ठीक है, ऐसा माना गया कि लक्ष्मण सेना वहाँ से एक्चुअल में निकल गए और एक छोटे से जगह में रूल करने लगे, बाकी तो ज़्यादा ऐसा पता नहीं है। ठीक है, हिस्टोरियंस को। तो सेना डायनेस्टी को यहाँ पर उसने हराने का काम किया, और उसके बाद जो आज का असम है वहाँ पे ये गया, वहाँ पर इसने अब कॉन्कर करने का सोचा। बिहार कॉन्कर किया, वेस्ट बंगाल जो आज का है, और असम में। जब असम में जाने लगा, ठीक है, एक्चुअल में इसको तिब्बत ऑक्यूपाई करना था, तिब्बत मेन इसका टारगेट था, तो असम के रास्ते इसको जाना था। तो यहाँ पर एक नदी पड़ती है बागमती, बासमती नहीं बागमती। वहाँ के जो रूलर्स थे लोकल, ठीक है, वहाँ उन्होंने इसको आने दिया, आओ बेटा आओ, ये मान लो नदी है, आने दो इसको आने दो। जब घुस आया ना, ब्रिज को तोड़ दिए, जो इस नदी पे ब्रिज बना हुआ था उसको तोड़ दिए। अब बेटा बताओ क्या दिक्कत है तुमको? नहीं नहीं मालिक, वो क्या है ना कि वो थोड़ा सा हम देख रहे थे कि यहाँ कौन कौन। नहीं नहीं बेटा, भागना के चाहे इन्होंने, इनके मोस्टली सोल्जर्स डूब गए, ये बचे और मुश्किल से कुछ 100 सोल्जर्स बचे। उसमें से एक था अली मर्दान खान, और उसने इनको, ठीक है, ये थोड़ा डिस्प्रेशन में चले गए थे, तो अली मर्दान खान ने गप 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 यानी कि पीछे से चाकू से इनको स्टैब किया दबा के। अब तुम्हें हमें आपको कैसे पता? खड़े थे भाई यहाँ पे, यहीं पे हम खड़े थे। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स टिल द मर्डर ऑफ द बख्तियार खिलजी आई वॉज देयर। ठीक है, तो अली मर्दान खान ने मारा, और अली मर्दान खान जो है 1205 में ये इन्होंने मारा। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी मर जाता है, और इसके बाद ये यहाँ पे रूल करने लगता है। ठीक, तो हमको बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अली मर्दान खान के बाद यहाँ पे आता है एक रूलर इवाज़। ठीक, तो होता क्या है कि इल्तुतमिश का ये था कि भाई अब ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई, बिहार बंगाल पे भी कब्जा किया जाए। ठीक है, बिहार बंगाल पे भी इसको कब्जा करना था, तो ये गया, इवाज़ को हराया। ठीक है, सुजरेनिटी एक्सेप्ट करवाई कि बेटा मालिक हम ही हैं, ध्यान रखना, टाइम टाइम पे आता रहना चाहिए हफ्ता। जैसे ही ठीक है, अपने सोल्जर्स भी छोड़ गया इल्तुतमिश, लेकिन जैसे इल्तुतमिश वापस गया, ये वॉज भी लाइक कौन है आप, निकलिए आप यहाँ से। इल्तुतमिश गुस्सा आया। ठीक है, और उसने नसीरुद्दीन महमूद कौन है? बेटा है। ठीक है, ठीक है, नसीरुद्दीन जो महमूद है ये इल्तुतमिश का बेटा है। इसको अपॉइंट किया था इल्तुतमिश ने कि भाई देखिए ज़रा इस पर नज़र बना के रखना, इसके ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। ठीक है, इस पर नज़र बना के रखने के लिए बोला। नसीरुद्दीन महमूद ने मौका देख के इसको हरा भी दिया इवाज़ को, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद की डेथ भी बड़ी जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है नसीरुद्दीन महमूद। और फिर से इवाज़ वहाँ पर थ्रोन पे बैठ जाता है। फिर आखिरी बार इल्तुतमिश ने 1230 AD में कॉन्कर्ड बिहार, यानी कि ये जो था इवाज़ को फाइनली इसको यहाँ से हटा दिया। अगेन 1230 में उसने खुद से गया वो। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा था। बख्तियार खिलजी था, बिहार कैप्चर किया, उदानपुर फोर्ट, नालंदा विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया, बंगाल में सेना डायनेस्टी को हराया। जब वो जा रहा था असम में कंकर करने के लिए मारा गया। ठीक है, अली मर्दान खान के द्वारा, जो उसका एक मिलिट्री कमांडर था। उसके बाद इवाज़ आता है, इवाज़ को इल्तुतमिश मारने का काम करता है। इल्तुतमिश का बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, वो थ्रोन पे बैठ नहीं पाता है, क्योंकि थ्रोन पे अब आएंगी कौन? रज़िया। लेकिन रज़िया से भी पहले कोई आता है, उसका नाम क्या था आप देखो यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह पढ़ लिया हमने, इल्तुतमिश पढ़ लिया। इसके बाद आता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ वॉज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर फॉर रज़िया। रज़िया के लिए ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर था। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो है जब थ्रोन पे बैठा था, ठीक है, तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ अपना थोड़ा रंगीन टाइप आदमी था, उसको सब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं था। ही वॉज लाइक कि 4 दिन की ज़िंदगी है, मस्त एंजॉय करते ना, मम्मी तुम रूल करो यार, ठीक है, मैं तो एंजॉय करूँगा। तो मम्मी का नाम था इनका शाह तुर्काना। ठीक है, शाह तुर्काना वॉज बी लाइक, कौन था जो मेरे को चिढ़ाता था, ए आंटी आ गई, आंटी आ गई। तो शाह तुर्काना ने जो उनसे बदला लेना शुरू किया, जो तुर्क नोबेल्स थे चहलगानी में। ठीक है, तो अगेन जो तुर्क से थे वो चिढ़ गए थे, और फिर एक विमेन बैठी हो, विमेन उनको रूल कर रही हो, वो भी उनको पसंद नहीं था। रज़िया ने मौके का फ़ायदा उठाया। रज़िया ने बोला पब्लिक उसमें करके कि जो पप्पा जान थे हमारे इल्तुतमिश, वो हमको
थ्रोन दे के गए थे, हमको सक्सेसर अपॉइंट करके गए थे वो। और ये शाह तुर्काना, ये और आप लोगों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है ठीक है। और लोगों को इस तरीके से मोबिलाइज़ किया, और इनफैक्ट जो तुर्क नोबल्स थे वो भी कुछ टाइम के लिए इनके पक्ष में आ जाते हैं। जैसे वो अपना निज़ामुल मुल्क जुनैदी था ना, वज़ीर ऑफ इल्तुतमिश, वो भी इनके पक्ष में आ जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक। लेकिन अब यहाँ फिर से कुछ दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिक्कत यहाँ पे ये होती है, एक हब्सी था, हब्सी किसके लिए हम बोलते हैं सब, जो बहुत खाता है ना, लेकिन हब्सी एक्चुअल में जो हम बोल सकते हैं जो कौन होते हैं, जो एबिसीनियंस होते हैं, ठीक है। एबिसीनिया जो सेंट्रल एशिया में जो जगह पड़ती है, वेस्ट एशिया में, वहाँ से आते हैं मेनली, तो इथियोपिया इजिप्ट वाले रीजन से। तो ये हब्सी था, याकूत। और याकूत को किसने, याकूत को रज़िया सुल्तान ने क्या बना दिया था, आमिर आखुर। ध्यान रखना, क्या बना दिया था, आमिर आखुर, आखुर, ठीक है। तो आखुर ये कौन होता है, ये होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की होती है, मतलब जहाँ पर हाथी घोड़े रखे जाते हैं। तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स, और ये इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी उस टाइम पे, कि सारे घोड़े हाथियों पे उसका कंट्रोल आ गया। याकूत को ये चीज़ कि हबशी को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंट कर देना, ये तुर्क को पसंद नहीं आई। वो बात अलग है कि रूमर्स चले कि याकूत एंड इल्तुतमिश भी लाइक कुछ तो हो रहा है। याकूत अपनी मतलब घोड़े में अपनी काइंड ऑफ, मैं कैसे बताऊँ आपको, तुम समझो थोड़ा सा, ठीक है। घोड़े में लेके जाता था रज़िया को, तो मतलब ये सब है, लेकिन हिस्टोरियंस ने ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। खैर चलो, तो कहीं कहीं थोड़ा लिमिट कर जाना पड़ता है ना, लेकिन खैर कभी पर्सनली मिलोगे सिलेक्शन के बाद तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ये सारी स्टोरीज नोट करते रहना ठीक है। तो अल्तुनिया मर्डर्ड, खैर रुको भी, ठीक है। तो याकूत आमिर आखुर अपॉइंट हो गया था सुप्रिटेंडेंट ऑफ सोल्जर्स। ये बात उनको पसंद नहीं आई, इस वजह से धीरे धीरे रेजिस्टेंस शुरू हो गया। और इनफैक्ट एक अपना कबीर हुआ। कबीर ये कौन है, लाहौर का गवर्नर था, जो कि ट्रस्टेड था रज़िया का, कबीर खान। ये कबीर खान लाहौर का गवर्नर विद्रोह छेड़ देता है, रेबेलियन छेड़ता है रज़िया के अगेंस्ट। रज़िया भी लाइक अभी आती हूँ। रज़िया जब पहुंची कबीर खान के, तो कबीर खान भी लाइक दीदी डर गई, दीदी डर गई, ठीक है। और इसने बोला कि नहीं नहीं आपसे कोई गलती हो गई, हम ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब वापस जाने लगी तो अल्तुनिया, जो ताबर हिंद का गवर्नर था, अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा, जो ताबर हिंद है, ताबर हिंदी भटिंडा है। तो इसने रेबेलियन कर दिया, ठीक है। जब ये दोनों गए तो याकूत को तो मार डाला अल्तुनिया ने। और स्टोरीज़ हैं कि अल्तुनिया ने कैद में ले लिया रज़िया को, दोनों ने शादी कर ली, दोनों वापस जा रहे थे तो खोखार ट्राइब ने मार दिया। लेकिन ऐसा अगेन हिस्टोरियंस वो नहीं करते हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ से रज़िया भाग निकली, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्तुनिया और इनकी कोई लव स्टोरी थी। तो यहाँ से याकूत तो मर ही गए थे, अल्तुनिया भाग निकली, ठीक है। अब सोचो याकूत की आत्मा को कितना कितना मतलब दर्द हुआ होगा अगर अल्तुनिया और रज़िया की शादी हो, कि हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे तुम्हारे साथ, तुम उसी के साथ मिलकर शादी कर ली, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्टोरियंस ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो खोखर जो ट्राइब है, क्योंकि लड़कियों के खिलाफ को है ना, र्यूमर्स जल्दी स्प्रेड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया याकूत वाला, कि याकूत और रज़िया के बीच में कुछ तो था इन काइंड ऑफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हिस्टोरियंस ने कहीं ऐसा नहीं बताया। एंड सेम फॉर अल्तुनिया ऑल्सो। तो खोखर ट्राइब ने इनको बीच में मार दिया, कहाँ पे, कैथल में। तो वही रज़िया गुंडों में फंस गई, और जब फंस गई तो मर गई। जब मर गई तो कौन आता है, बहराम शाह आता है। अगेन यहाँ पे आप देखो, ये पेटी रूलर्स हैं, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज़ तो गया, क्योंकि इसको तो मज़े मारने थे, ज़िंदगी के मज़े लेने थे। ही वॉज लाइक कि भाई अपने को सारी चीज़ें खैरात में तो मिली गई हैं, अब मस्त मज़े करते हैं, ज़िंदगी 4 दिन की है। वॉइस बढ़ा दीजिए। मैरिड हुआ था, जीके ल्यूसन में लिखा था। अच्छा तो ल्यूसन क्या है भाई, नहीं नहीं ल्यूसन क्या, हिस्टोरियन ने लिखी किसी किताब, नहीं नहीं हिस्टोरियन ने लिखी वो किताब, ठीक है। किसी हिस्टोरियन को पढ़ना, ठीक है। हिस्टोरियन कौन है, मतलब जो मान लो हिस्ट्री बुक्स मान लो जिन्हें लिखी है, तो उन्होंने किसका रेफरेंस लिया होगा, उन्होंने लिया होगा किसका उन्होंने लिया होगा अपने जो मिनाज सिराज है, उनकी किताब तवाक़त नसीरी है, या फिर ज़ियाउद्दीन बरानी की हो गए, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया, ठीक है। तो लोग क्या वहाँ पर डिस्कस करते थे, उससे कुछ नहीं हो जाता है। हाँ कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। रज़िया आती हैं, देन बहराम शाह आता है, ठीक है। बहराम शाह आता है यहाँ पर, और बहराम शाह के बाद आता है मसूद के बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद। इतनी जल्दी जल्दी सर आ रहे हैं, हाँ
देख रहे हो। इल्तुतमिश के बाद फिरोज कुछ नहीं, ठीक है, मतलब मुश्किल से कुछ महीने। रज़िया सुल्तान 1236 में डेथ होती है इल्तुतमिश की, 40 तक रज़िया सुल्तान रहती हैं, 40 तक। और ये समझ लो कि ये 1266 में आता है 26 साल में 3 रूलर चेंज हो जाते हैं। और वो भी मेन ये रूल नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि धीरे 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 रूलर बाई रूलर बाई रूलर, ये जो चहलगानी थे ना, ये जो ग्रुप ऑफ 40 स्लेव था, इनका पावर बहुत रेज होने लगा था, बहुत ही रेज होने। जिसको चाहते थे उसको गद्दी पे बिठाते थे, जिसको चाहते थे गद्दी से उतारते थे, मरवा डालते थे उसको। इतना पावर इनका बढ़ चुका था। और उन्हीं का एक पार्ट था बलबन। बलबन एक गुलाम था, एक स्लेव था, जिसको इल्तुतमिश ने खरीदा था। ही वॉज ओरिजिनली अ वॉट, ही वॉज ओरिजिनली अ, हम बोल सकते हैं क्या था ये, नाइब अंडर दी नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये नाइब था नसीरुद्दीन महमूद, जो आखिरी मतलब इसके जस्ट पहले जो रूलर आता है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो हम इल्तुतमिश आता है, फिर उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज़ आता है, देन उसके बाद आती हैं रज़िया। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज़ के बाद रज़िया आती हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद आता है, और मसूद के बाद, ठीक है, मसूद के बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद के अंडर में ये नाइब था। ही ब्रोक द पावर ऑफ 40, और नाइब से धीरे 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 जो है ये वज़ीर की पोजीशन पे लिफ्ट हो गया था। वज़ीर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अब हमने देखा था जो निज़ामुल मुल्क जुनैदी था वो इल्तुतमिश के अंडर क्या था, वो वज़ीर तो था। ठीक है, वो वज़ीर ही तो था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाइब कौन था? ये काइंड ऑफ डेप्यूटी गवर्नर है, ऐसे समझ लो। ओके, नाइब कौन है? नाइब वज़ीर से नीचे ही, ऑब्वियस सी बात है। ये मुस्तौफ़ी भी था, कुछ टाइम के लिए मुस्तौफ़ी भी था। मुस्तौफ़ी कौन होता था? मुस्तौफ़ी होता था ऑडिटर जनरल। ठीक है, सो ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा की पावर को ब्रेक किया। क्यों किया होगा सोचो, तुर्कानी चहलगानी, क्योंकि उसको पता था कि अगर स्टेबल रूल रखना है तो इसको तो ब्रेक करना होगा, नहीं तो ये रूल नहीं करने देंगे। ये दिमाग नाक में दम करके रखेंगे, जैसे कि हम भी उसी का पार्ट थे, हमने नाक में दम करके रखा था, तो ऐसे ये नाक में दम करके रखेंगे। इसलिए इसको पता था कि जो है थोड़ा सा ढंग से रहना हो, मतलब इनको ढंग से इनको रखना होगा, और इसीलिए इसने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे लगा के रखे थे और अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि इसको रेजिस्ट करना, इसकी अथॉरिटी को रेजिस्ट करना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि इसने खुद तो बहुत जो नीचे पोस्ट वाले थे उनसे ज़्यादा बात करना बंद कर दिया, हंसना पब्लिक, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब इसने किया कि भाई उसने हंसना वगैरह ये सब सबके सामने बंद किया। वाइन पीना, जबकि उसको भले बहुत पसंद था, जब वो काइंड ऑफ नाइब हुआ करता था तो 3 दिन पार्टी रखता था घर में, एकदम ताश वाश, आ भैया मिल के एकदम मौज करते थे। ठीक है, सीग्राम्स रॉयल स्टैग मंगाता था। तो लेकिन सब उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अथॉरिटी की पावर अगर रिस्पेक्टेबल बनानी है, जो कि बनानी पड़ेगी अगर 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 सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रखना है, तो अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रखना है तो उसने उस अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग किया। जब वो चलता था तो इतना बड़ा पोजीशन उसका चलता था, हाथी घोड़े और ये सब, कि लोग दूर दूर से देखने आते थे अगर वो पास वहाँ से कहीं से गुजरता था। तो ये उसने ऑरा काइंड ऑफ मेंटेन किया, चहलगानी की पावर ब्रेक किया और ऑरा मेंटेन किया। और कैसे भी मेंटेन किया, इसने बोला कि मैं ज़िल्ल इलाही हूँ, शैडो ऑफ गॉड, भगवान अल्लाह के नाम पे रूल कर रहा हूँ सीधे। ध्यान रखना, उलुग खान तो इसका ओरिजिनल नेम है, टाइटल नहीं है। उलुग खान तो इसका ओरिजिनल नेम है, तो ज़िल्ल इलाही यानी शैडो ऑफ अल्लाह का इसने टाइटल लिया कि अल्लाह के नाम पे रूल कर रहा हूँ। और मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करना मतलब अल्लाह की अथॉरिटी को चैलेंज करना, क्योंकि अल्लाह के नाम पे रूल कर रहा हूँ। तो ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, इनको इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। छोटे मोटे लोग कौन हैं? तो हिंदुस्तानी और हिंदू। हिंदुस्तानी और हिंदू मतलब हिंदुस्तानी वो हैं जो मुसलमान हैं लेकिन ओरिजिनली हिंदू थे, जो कन्वर्टेड हैं, मतलब ओरिजिनली ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तानी ही हैं, लेकिन अब मुसलमान बन गए हैं क्योंकि मास कन्वर्जन हुए थे। आप खुद सोच लो, अफगानिस्तान तक तो हिंदू ही थे, यहाँ हिंदूस थे, यहाँ पाकिस्तान जो आज का सब हिंदू थे। तो ऐसा तो है नहीं कि जब ये लोग आए तो अपने साथ पूरी जनता भीड़ लेके आए, ये तो कुछ ही लोग आए थे ना। तो फोर्सफुल दिन कन्वर्जन्स हुए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो आज के इंडिया में, तो वही जो फोर्सफुल कन्वर्ट हुए उनको हिंदुस्तानी बोला गया। और हिंदू तो हिंदू, जो कन्वर्ट नहीं हुए थे वो हिंदू थे। तो इनको कभी भी हाई पोजीशंस पे नहीं रखा उसने, क्योंकि उसका ये मानना था कि ये सब निचले हैं सब। ये इनफैक्ट जो
अभी मैं इल्तुतमिश के वज़ीर की बात कर रहा था, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, वो तुर्क नहीं था, वो ताजिक था। ताजिकिस्तान जहाँ मैं बोल रहा था 98% आज मुस्लिम पॉपुलेशन, और जिसने बुर्का पहनना और एवरीथिंग सब बैन करवा दिया है। इनफैक्ट लोगों की दाढ़ी कटवाई ज़बरदस्ती, है ना, और मस्जिद नहीं जा सकते। तो ये रूल्स हैं, ऑफिशियल रूल्स हैं जो पिछले साल आए हैं ताजिकिस्तान में। तो ताजिक्स को भी ये लोग क्या है नीचे रखते थे, हिंदुस्तानी और हिंदूस के साथ मिला के रखते थे, मतलब कि ये ऊपर पोजीशन पे नहीं आ सकते, क्योंकि उसका कहना था कि हम अल्लाह के नाम पे रूल कर रहे हैं, और ये वाले जो लोग हैं ये ऊपर पोजीशंस पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। बलबन खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताता था। आफरा सियाब एक काइंड ऑफ रॉयल फैमिली हुआ करती थी ईरान में, बताता था कि उनके वंशज हैं, जबकि था एक गुलाम जिसको खरीदा था इल्तुतमिश ने, ठीक है। बहाउद्दीन, ध्यान रखना, बहाउद्दीन और उलुग खान इसके नाम है, ठीक है। तो और इसने क्या किया, और इसने जो है यासिरुद्दीन बलबन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस सिजदा। सिजदा का मतलब क्या है कि जैसे ही आप मुनार के सामने आओगे, जैसे ही रूलर यानी बलबन के सामने आओगे, सुल्तान के सामने, वैसे ही आपको सिजदा करना होगा, आपको झुकना होगा और पैबोस करना होगा, यानी कि सुल्तान की जो फीट हैं, यानी कि जो पैर हैं, उनको तुरंत चूमना होगा आपको। इससे क्या होगा, इससे सुल्तान के खिलाफ आपकी लॉयल्टी वो बढ़ेगी और आप रेबेल नहीं करेंगे, आप विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था यहाँ पे सिजदा और पैबोस इसने शुरू किया था। देन ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन मतलब, ब्लड एंड आयरन का मतलब खून निकाल लेंगे तुम्हारा, अगर तुम कुछ गलत किए ना तो खून निकाल लेंगे। ये भाई साहब उसका खौफ था, एकदम खौफ तो था इसका कि खून निकाल लेंगे अगर किसी ने कुछ भी किया गलत तो। ही स्टार्टेड नवरोज़, ईरानियन और पारसी जो न्यू ईयर है वो इसने शुरू किया, नवरोज़ परफॉर्म मतलब काइंड ऑफ सेलिब्रेट करवाना अपने किंगडम में। एंड हाँ, तो ये देखो एक पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। हुआ क्या, ये थे एक तुगरिल बेग करके हुए, ठीक है। तुगरिल बेग गवर्नर थे कहाँ के, बिहार के। कहाँ के गवर्नर थे, ये तुगरिल बेग गवर्नर थे बिहार के, ठीक। अब बलबन ने अवध के गवर्नर आमीन खान को, समझना, आमीन खान को बोला, ए सुनो आमीन, हाँ मालिक, ये बोल रहे थे कि देखो ये क्या कर रहा है ये, तो जी जी अभी जाता हूँ, ठीक है। तो गए आमीन खान बंगाल में। तुगरिल बेग बहुत अमीर था, इसकी सेना को पैसा फेंका, इसकी सेना उसकी सेना में चली गई। आमीन खान भी लाइक साला ये क्या हुआ, तो भाग निकले यहाँ से आमीन खान। और जब वापस गए बलबन के पास कि भाई मालिक वो तो सब उनके मतलब हम अपने ही सोल्जर छोड़ के चले गए, तो बलबन भी लाइक तुम क्यों चले आए वापस, तुम भी चले जाते। इनको टंगवाया, इनको इतना मतलब काइंड ऑफ ऐसी मौत दी, और मौत दे के टंगवा दिया इसको, ठीक है। टंगवा दिया मतलब ये काइंड ऑफ हिस्टोरियंस जो एक्चुअल में लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ मूवीज़ की तरह, नहीं, ये एक्चुअल का है, ठीक है। कि इसने एकदम जो है आमीन खान को जब वापस आया, रिटर्न किया, तो बलबन ने उसको मार के इसकी डेड बॉडी पब्लिक डिस्प्ले में किया, आओ देखो इसको क्या हाल होगा, तो ये किया। फिर इसके बाद इसने एक बहादुर भेजा, मतलब बहादुर इंदा इसका एक ऑफिसर था, उसका नाम ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं हो पाया। देन बलबन खुद अपने आप उसको जाना पड़ा। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद, बोला कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो वो बनेगा, ठीक है, उसको अब नॉमिनेट करके लीगल सक्सेसर के तौर पे। और अपने बेटे को लेके, यानी कि बलबन अपने बेटे बुगरा खान, इसके बेटे का नाम क्या है, जो तो अपने इसका दूसरा बेटा बुगरा खान, उसको लेके गया, ठीक है। कहाँ पे, लखनौती, बताया था ना, बंगाल लखनौती, जहाँ पे जलालुद्दीन बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले कब्जा किया, तो लखनौती रीजन था, लखनौती गई था ये, ठीक है, लखनौती में रूल कर रहा था। और इनकी बनवाई कैंची, किसने, बलबन ने, ठीक है, इसको डिफीट किया। इनकी क्या बनवाई, कैंची, और इनको असैसिनेट किया। और ये दिखाया कि अगर बलबन के खिलाफ रिवोल्ट किया तो क्या हाल होगा। खैर 1287 तक ही रूल कर पाता है। तुम लोग बोल रहे थे ट्रिपल एच इधर लगता है, क्यों। कैकुबाद पे आते हैं। तो कैकुबाद वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ दिस डेनेस्टी। कैकुबाद वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन, ठीक है। और एक्चुअल में तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो बुगरा खान था ये वहीं पे रूल करने लगता है जहाँ तुगरिल बेग कर रहा था लखनौती में। तो ट्रिपल एच मतलब अपने बलबन बोल देते हैं कि तुम यहीं पे रूल करो, वहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर देता है, और वापस कभी वो आता नहीं बुगरा खान। बुगरा खान वहीं पे पूरा सेटल हो जाता है, ठीक है। बुगरा खान वहीं पे ही सेटल हो जाता है और वहीं पे अपनी डायनेस्टी बना लेता है, एंड ही नेवर केम बैक। तो उसका जो ग्रैंड सन है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
वो कौन, अच्छा वो लड़की कौन थी? अरे तुम समझे नहीं क्या? काफ़ी भोले यार तुम लोग। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा हाई करो अपना, मतलब थोड़ा मैं तुम लोग को समझता हूँ ऐसा कि तुम लोग थोड़ा मतलब क्या ना, थोड़ा तुम लोग का जो कॉमन सेंस है वो नॉर्मल लोगों से ऊपर है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब पता नहीं तुम लोग मानते हो ऐसा खुद को कि नहीं। खैर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स पे आते हैं, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मैं बात कर रहा था। तो वज़ीर, वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आमिल कलेक्टेड द रेवेन्यू, आमिर वॉज द गवर्नर ऑफ परगना, एंड नाइब वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फाइनेंस, ही वॉज काइंड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक है। और मुक्ति वाली या इक्तेदार कौन था? जो इक्ता होल्ड कर रहा था, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, खिलजी डायनेस्टी पे आए, खिलजी डायनेस्टी पे आ जाएं, बताओ जल्दी से। अच्छा, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था वो? एक तो सिल्वर टंग का कॉपर जितल स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट करवाया था, और हौज शमशी एक बनवाया था, ध्यान रखना। हौज खास नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हौज शमसी वॉज बिल्ट बाई इल्तुतमिश। चलो भाई अभी आते हैं यहाँ पे, मतलब जिनको समझ नहीं है वो रज़िया थी वो, ठीक है। वो मॉडर्न डे रज़िया, ठीक है। वो मॉडर्न डे रज़िया जो लोगों के बीच में युद्ध करवाती है वो, ठीक है। वो इसीलिए मॉडर्न डे रज़िया है। चलो आगे बढ़ें अभी। ब्लू प्रिंट है, डेनी डेनियल थी नहीं भाई, क्या डेनी डेनियल था? अरे भाई ट्रिपल एच की वाइफ है यार वो, तुमको इतना भी नहीं पता क्या? खिलजी डायनेस्टी पे आते हैं। 1290 से लेकर 1320 एडी, ठीक है। तो 1290 से लेकर 1320 तक रूल रहता है खिलजी का। तो स्लेव का कहाँ से कहाँ तक रूल रहता है? 1206 से लेकर 1290 एडी तक, ठीक है। यहाँ तक रूल रहता है स्लेव डायनेस्टी का। एंड उसके बाद आती है खिलजी, जिसमें आप याद करो 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन मर गया। 1210 से 12, अच्छा इल्तुतमिश कैसे मरा? तो इल्तुतमिश जब चंगेज़ खान मर गया था, चंगेज़ खान मर गया था, चंगेज़ खान के जो सक्सेसर थे वो फिर यहाँ पे आ रहे थे। इल्तुतमिश बहुत हुआ तुम्हारी ऐसी तैसी, चंगेज़ खान से डरते, तुमसे थोड़ी डरते, मेरे छुटपुट टाइप के आदमी हो तुम, इधर आ, ठीक है। लेकिन मारने गया था तो थोड़ा सा कुछ तो तबीयत जो भी हुआ हो तो ख़राब हो गई तो मर गया था ऐसे, ठीक है। तो ऐसा चौगान खेलते हुए वो मरा था, इसका ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका रूल 1210 से लेके 36 तक रहता है, 36 से लेके 40 तक अपना रहता है रज़िया जी का। देन उसके बाद रज़िया के बाद आपको होता है सक्सेसिव रूलर आते हैं, लेकिन उतने टाइम तक रूल नहीं कर पाते हैं। देन नसीरुद्दीन महमूद के बाद उसके अंडर में जो नाइब था, कौन? अपना बलबन। तो बलबन जो है आता है 1266 से लेकर 1266 से लेकर 1287 तक, और 1287 से लेकर 90 तक उसका जो ग्रैंड सन है कैकूबाद, और कैकूबाद को कैकू कैकू कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में, और वो उसने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी। अब ये जो खिलजी थे ना, ये इलबारी ट्राइब, शमसी ट्राइब से बिलोंग नहीं करते थे। अगेन दे वर काइंड ऑफ तुर्क्स, बट दे डिड नॉट बिलोंग टू दैट इलबारी पर्टिकुलर ट्राइब। तो इसीलिए ये जलालुद्दीन जब थ्रोन पे बैठा, जिसके बारे में देख रहे हो इतना इग्नोर किया जा रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी की पिक्चर तक नहीं लगाई है, कोई नहीं। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था वो बलबन की तरह नहीं था। मतलब बलबन था कि एकदम स्ट्रिक्ट रूल रखना है, ठीक है। ज़्यादा इनके साथ घुलोगे मिलोगे लोगों के साथ या अपने नीचे वालों के अंडर में, तो ये तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज करने लगेंगे, या फिर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, काइंड ऑफ ये चीज़। और उसने इनफैक्ट बरीद अपॉइंट करके रखे थे बलबन ने, कि भाई मतलब कि अगर कोई भी कुछ भी करते हुए पाया गया, मतलब उसने स्पाइज अपॉइंट करे थे। बरीद का मतलब होता है स्पाई, बरीद बोला था तो उनको स्पाई, कि भाई कुछ भी होगा तो वो जो जासूस हैं वो बलबन को बता देते थे, और बलबन फिर कैंची बना देता था उनकी, ठीक है। तो बरीद जो कॉन्फिडेंशियल स्पाइज हैं उनको अपॉइंट करके रखता था। अकाउंटेंट को ध्यान रखना ख्वाजा बोला जाता था। ख्वाजा कौन होता था? ख्वाजा नहीं, ख्वाजा, ठीक है। अंदर से एकदम हलक से आवाज़ निकलनी चाहिए, बोलो ख्वाजा, ठीक है। ख्वाजा या मुशर्रफ, ये कौन था? ये था आपका अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सब अपॉइंट करके रखे थे ऑफिसर। और बरीद कौन थे? स्पाइस थे। स्पाइस मतलब जासूस, करंट द डिटेक्टिव टाइप के, ठीक है। तो ये बरीद बताते थे। तो इनफैक्ट इतना ज़्यादा डर का माहौल था ना, जो नोबेल्स इसके वो थे कि हमारे आसपास ही कहीं कोई स्पाई ना घूम रहा और बता दिया तो भाई सीधे मौत ही सजा देता था वो, ठीक है। तो ये सब इतना स्ट्रिक्ट रूल जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं रखा। 1290 से लेकर 1296 तक इसने रूल किया, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का ऊपर लिखा है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
तो ये 6 साल का रूल था इसका, और बहुत ही लीनियंट रूल था। लीनियंट का मतलब ये है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि इसी टाइम पे एक और ऑफिसर हुआ करता था, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, जो मालिकुत तुज़र, लेकिन वो आगे पे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आगे लिखा हुआ बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी भी उसी पोस्ट पे ही बैठा हुआ था। ओके, तो जलालुद्दीन जो खिलजी था उसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखा, बहुत लीनियंट था, वेरी लीनियंट था ये। और इनफैक्ट इसने अब जो नॉन टर्क्स थे ना, नॉन टर्क्स में हिंदुस्तानी, हिंदूज़ या ताजिक्स, उनको भी ऊपर पोजीशंस पे इसने लाने का काम शुरू किया। और इसने कुछ मंदिर उद्दिर नहीं तोड़वाया, और हिंदूज़ को जो कुछ मूर्ति विसर्जन करना है, मूर्ति पूजा करनी है, सब कुछ उसने करने दिया, क्योंकि उसका ये मानना था कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जब हम हिंदूज़ के ख़िलाफ़ वो करेंगे तभी जो है हमारा अल्लाह खुश होगा, ठीक है। तो इसलिए इसने बहुत ही लीनियंटली जो है लोगों से डील किया और लीनियंट पॉलिसी रखी, ठीक है। कब तक इसने रूल किया? 1290 से लेकर, मैंने वो जो अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी है, सच बताऊं तो मैंने पूरी तो नहीं देखी है, थोड़े कुछ पार्ट्स देखे, तो मुझे नहीं पता है कि उस मूवी में कैसा दिखाया गया है जलालुद्दीन खिलजी के रूल को। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू स्टोरी ने बहुत ही लीनियंट था, और सबको जो नॉन टर्क्स थे उनको भी हाई पोजीशन पर लाया, और हिंदूज़ की तरफ काफ़ी लीनियंट इसने बिहेवियर रखा अपना, ठीक है। लेकिन ऐसा बिहेवियर अलाउद्दीन खिलजी जो इसका सक्सेसर था, एक्चुअल में इसका कौन था? नेफ्यू एंड सन इन लॉ, ठीक है। ही वॉज दी नेफ्यू था, और इसका सन इन लॉ फिर दामाद बन गया, नेफ्यू एंड सन इन लॉ। और इसको जलालुद्दीन खिलजी था, इसने जलालुद्दीन खिलजी की जो भी पॉलिसीज उसको रिवर्स किया। रिवर्स इन द सेंस, उसने का ये नहीं मानना था कि लीनियंट रहेंगे और ये रहेंगे, नहीं, उसका ये मानना था कि जैसे बलबन ने रूल किया ना, बलबन भाई अपना सही था, इनको ना दबा के रखो एकदम, ऐसा टाइप, ठीक है। तो ये आते हैं दिन हमारे रणवीर सिंह, ठीक है। 1296 से 1316 तक इनका रूल रहता है। रियल नेम अली गुरशस था, और आमिर तुजुक का इन्होंने टाइटल होल्ड करके रखा था। वो वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज ड्यूरिंग जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। वॉज मास्टर ऑफ सेरेमनीज, और जलालुद्दीन खिलजी के लिए कुछ कैंपेन्स भी किए थे। आई थिंक मूवी में दिखाया भी गया है ना, जब वो कैंपेन करके लौटता है तो उसका कुछ तो लॉकेट लेके आता है, बोलता है ये मेरा गिफ्ट है, वो खींचता है ना, देन फिर मलिक काफूर को प्रेजेंट किया जाता है, एंड वो खैर गलत स्टोरी है, क्यों गलत है ये बताऊंगा भी, ठीक है। तो ही अबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ की ये है कि इसने देखो, चहलगानी किसने ख़त्म किया? बलबन ने ख़त्म किया। इक्ता किसने ख़त्म किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म किया। अलाउद्दीन का ध्यान रखना, ब्रदर पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता मुझे पता नहीं, लेकिन ध्यान रखना ब्रदर था, इसका भाई था, उसका नाम था नुसरत खान, ठीक है। नुसरत खान इसके भाई का नाम था, अलाउद्दीन का काइंड ऑफ ब्रदर था। और ठीक है, ये भी काफ़ी मतलब इसका ऐसा कोई इसके अगेंस्ट रेबल नहीं किया, इसका साथ ही देता था इनफैक्ट बाकी सारी चीज़ों में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी है अपने एम्पायर को एक्सपैंड करता है। सबसे पहला तो जो इनका एक्सपेडिशन होता है, सेकेंड, चलो, तो सबसे पहले जो इनका एक्सपेडिशन होता है वो गुजरात में होता है। गुजरात में ये 1298 में अपॉइंट करता है किसको? उलुग खान एंड नुसरत खान। किसको? उलुग खान एंड नुसरत खान को। और उलुग खान और नुसरत खान को अपॉइंट करके गुजरात में भेजता है। गुजरात में ऐसा नहीं कि कभी तुर्क ने कभी इन्वेजन किया नहीं, अगर याद हो मोहम्मद गौरी आया था, मारा गया, फिर जब यहाँ से आया, जब दिल्ली में आ गया, तो फिर इसने फिर से अटैक किया था, और अहिलवाड़ा करके जो जगह पड़ती है, अनिलवाड़ा, उसको कुछ टाइम के लिए कैप्चर किया। लेकिन वही है ना कि कुछ टाइम के लिए तो सुजरानिटी एक्सेप्ट करते थे रूलर, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाते, तो डायरेक्ट कंट्रोल तो कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया था गुजरात में। तो गुजरात इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये जो रूलर अब बैठे हुए हैं, जो एक्चुअल में गजनवाइड और ये सब इधर से आए थे, अब इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से वो घोड़े आ पाना और ये सब मंगोल अटैक की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा था सारी चीज़ें। और गुजरात देख रहे हैं, पोर्ट है ये, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें कि घोड़े वगैरह भी हैं, क्योंकि इंडियन ब्रीड घोड़े अच्छे नहीं होते थे, तुर्क यहाँ की ये ब्रीड के घोड़े अच्छे होते थे। तो यहाँ के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू यहाँ से ट्रेड करना बहुत आसान था, गुजरात के रास्ते के थ्रू, तो ये इंपॉर्टेंट था।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान और नुसरत खान दोनों को भेजा। ये उलुग खान वो नहीं है, ध्यान रखना, अपना बलबन, ठीक है, बलबन। और एक बलबन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, वैसे तो आगे सब बताएंगे, यहाँ पे लिखो, चैनल लिखो। एंड बलबन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने दीवाने अर्ज़ करके एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, ठीक है, दीवाने अर्ज़, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। से तो सारे डिपार्टमेंट मैं आगे आपको बताऊंगा, समराइज़ करूंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवाने अर्ज़ जिसने वो किया, ओके, ठीक है। तो इसने ब्रदर मतलब नुसरत खान और उलुग खान को भेजा, और यहाँ पे होते थे एक रायकरण। रायकरण वॉज देन लव्ड बाय हिज पीपल ऑफ गुजरात। तो इनके खिलाफ एक्शन मतलब काइंड ऑफ इन्होंने किया और हरा दिया, भाग निकले ये, ठीक है, साउथ गुजरात में। और इनकी जो वाइफ है कमला देवी और इनकी जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पे सब को निकाल के हराम में डाल दिया गया। हराम मतलब जो मुस्लिम रूलर होते हैं तो इनकी जो महिलाएं जहाँ रहती हैं उसको हराम बोला जाता है। तो हरम या हराम वहाँ पर इनको रख दिया गया। शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कहते हैं हिस्टोरियंस, कमला देवी, ठीक है। फिर बाद में मतलब अभी ठीक है, अभी कंफर्म करना, इज़ एवरीथिंग फाइन? अभी ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है अभी, ओके, अभी ठीक है। कहाँ तक हो गया था? वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कमला देवी तक हो चुका था, कमला देवी तक ही मैंने करवाया था। ऑल थैंक्स टू एडमिन जी जिन्होंने टाइम पे रिमाइंड करवा दिया, नहीं तो मैं आगे काफ़ी बढ़ चुका होता। ओके, एंड एडमिन जी से एक दरख्वास्त है कि कृपया करके ये देखें ज़रा कि ऐसा क्यों होता है कि नेट भी प्रॉपर है, सारी चीज़ें, और अपने आप कनेक्ट भी हो जाता है, कुछ बफर करने के बाद अपने आप से कनेक्ट भी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये OBS के साइड से इशू है या फिर 1 घंटे क्लास होने के बाद ऐसा होता है, क्या है इशू है? तो एक बार ज़रा हुआ, एयरटेल वालों को फ़ोन करके गाली दो। अब एयरटेल की साइड से इशू है या फिर क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये देखने मिल रहा है कि एकदम से बफरिंग होता है एंड उसके बाद तो अपने आप ही वो कनेक्ट हो जाता है। चलो, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ क्लास को एक बार वो कर देंगे, मतलब लाइक, क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक चले गए, तो ऑडियंस जब ड्रॉप होती है तो दिल को दर्द होता है, ठीक है भाई, दिल से बुरा लगता है कि यार क्लास फ्लो में चल रही थी, क्लास टूट गई। खैर कोई नहीं। तो हम थे कमला देवी जी पे तो ये सोमनाथ का मैं बोल रहा हूँ कि सोमनाथ को भी लूट के लेके जाते हैं, ठीक है। जब ये लूट के लेके जाते हैं तो वॉर बूटी शेयरिंग को लेके इनके बीच में, यानी कि जो ये उलुग खान, नुसरत खान और ये सब हैं, और इन्हीं की फोर्स में थे मंगोल, उनके बीच में कुछ तो डिस्प्यूट होता है। अब होता ये है ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। तो होता ये है कि रणथंभौर के जो राजा थे हामिर देव चौहान, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे पृथ्वीराज चौहान के, हामिर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के, ये तो गुजरात का है जहाँ से इन कमला देवी को उठा के ले गए थे, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कहाँ कौन है यहाँ ब्यूटीफुल, मतलब पेंटिंग है भाई, वो पेंटिंग है, ठीक है। आज की मतलब ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, चलो लैग में तब नहीं होता था ना, तब के लोग मुझे ऐसा लगता है सुंदर ही होते होंगे आज के लोग से तो। खैर, तो दिस इज़ योर रणथंभौर का फोर्ट, ठीक है। ये रणथंभौर का किला है, बहुत स्ट्रॉन्ग किला था, ओके। अब हुआ क्या कि शरण दे दी किसने, हामिर देव चौहान ने इन मंगोलों को, जिन्होंने रजिस्ट किया, 2 मंगोल को शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ गया इस बात से। अलाउद्दीन खिलजी ने अगेन 1301 में भेजा, 1301 में भेजा, रणथंभौर में चढ़ाई करो जाके। चढ़ाई करने गए, ये तो मारे गए। उलुग खान, ही वॉज किल्ड, ठीक है, कुछ ज़्यादा नज़दीक चले गए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे ना, ज़्यादा पास चले गए फोर्ट के, मारे गए। अब बारी नुसरत खान की, ये बच के भाग निकले। अलाउद्दीन समझ गया कि अब पर्सनली डील करना होगा, पर्सनली गया ये।
जब पर्सनली गया तो चढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल था इस फोर्ट में, वो नहीं कर पाया, लेकिन इसने अपनी फोर्सेस को वहाँ पर खड़ा रखा। अब ये तो नीचे थे, पानी की खाने की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो फोर्ट के अंदर जो सेना थी हामिर देव चौहान की, उनके लिए पानी और खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए होता क्या है, इसीलिए जो यहाँ पर महिलाएं थीं, यानी कि जो राजपूत लेडीज़ थीं, उन्होंने परफॉर्म किया जौहर। एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट इवेंट इंसिडेंट्स ऑफ जौहर। कैसे पता चलता है, ये आमिर खुसरो बताता है, जो इसके साथ गया था जब ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ गया था, तो इसका जो कोर्ट पैड था आमिर खुसरो इसके साथ गया था, उसने बताया था कि लेडीज़ ने यहाँ पर सब ने जौहर कर लिया, और जो किंग थे यानी कि जो मेल थे वो सब लड़ने के लिए बाहर आए, और क्योंकि उतनी सेना थी नहीं तो इसलिए यहाँ पर इनकी होती है हार। ठीक है, और पहली बार ये जो रणथंभौर है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि नहीं था तुर्क के अंडर में, अजमेर था ना, हमने देखा था अजमेर, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा था। और फिर इन्होंने थोड़ा रिबेल किया था, तो अगेन उलुग खान नुसरत खान एक तो मारा गया उसमें से, तो अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्टली आया, जौहर परफॉर्म किया। जौहर किस लिए परफॉर्म करती थी लेडीज़, कि भाई मुसलमानों के हराम में नहीं जाएंगे, उससे जाने से अच्छा हम आग में चले जाएं। तो वो होता था जौहर, जो आमिर खुसरो ने अपनी जो राइटिंग्स है उसमें लिखा है। ठीक है, जैसे आमिर खुसरो की काफ़ी सारी राइटिंग है, जिसमें कि एक है नूहे सिफिर। ठीक है, क्या है, नूहे सिफिर है। ठीक है, खैर, तो जौहर का में सबसे पहला इंसिडेंस यहीं से मिलता है, और यहाँ पर ये फोर्ट कब्जे में आ जाता है इनके। देन इसके बाद आता है मेवाड़ का नंबर। मेवाड़ जो है मेवाड़ का नंबर आता है, जिसकी कैपिटल चित्तौड़ थी, और यहाँ पे थे राजा रतन सिंह। कौन थे यहाँ पे, राजा रतन सिंह थे, जो कि गोहिलौत रूलर थे। गोहिलौत मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ गहड़वाल से इनको वो कंपेयर किया था कि गहड़वाल या फिर गहलोत रूलर थे राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह ने भी सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब अपने हथियार नहीं डाले, लेकिन सेना खड़ी रखी अलाउद्दीन ने, उसको पता था क्या हैक, उसको पता चल गया था। 6 महीने तक यहाँ पे ऐसे ही रहा, और फिर इनको भी काइंड ऑफ इन्होंने सरेंडर कर दिया था। फिर राजा रतन सिंह ने सरेंडर कर दिया इन्होंने, और इनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ऐसा कहा जाता है ट्रीट किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अनलाइकली कि जो मूवी में दिखाया गया है, मूवी में क्या दिखाया गया है, पद्मावत इनकी वाइफ थी पद्मावती, और उसके खिलाफ मतलब ऐसा वैसा किया, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। क्योंकि ये सब जो लिया गया है, ये पद्मावत बुक है मलिक मोहम्मद जैसी की, उसमें लिखा हुआ है। तो सर उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत उसमें ये है क्या, और ये क्या है, क्यों, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने ये जो दिक्कत इसमें यह है कि इन्होंने किताब पता है कब लिखी थी, अलाउद्दीन खिलजी के रेन से 100 साल बाद। ठीक है, 100 साल बाद किताब लिखी थी। और ऐसा जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, जैसे कि आपके बरानी हो गया, फिर आमिर खुसरो हो गए, इन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं बताया। चाहे ज़ियाउद्दीन बरानी हो, हाँ, चाहे वो आमिर खुसरो, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। इनफैक्ट यहाँ पे कोई जौहर का भी इंसिडेंस इन द सेंस कि हिस्ट्री में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है किसी राइटर ने लिखा हो जौहर के बारे में। जौहर के बारे में रणथंभौर में पता चलता है, यहाँ पे नहीं। तो वो बात अलग है कि पूरी मूवी बना दी, तो वो मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत मूवी पे बेस्ड है ये। ठीक है, ये है आपका विजय स्तंभ, जिसको विक्ट्री टावर बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ में आपने देखने को मिलेगा। ठीक है, विजय स्तंभ है आपका, और ये इट वॉज बिल्ड बाई राणा कुंभा, जिन्होंने ये फोर्ट भी बनवाया था, राणा कुंभा। जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट ओल्डेस्ट फोर्ट माना जाता है। राजस्थान में तो है, लेकिन वैसे तो इंडिया में कांगड़ा फोर्ट है सबसे पुराना, हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा फोर्ट है, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है आपका, जो राणा कुंभा ने इसको बनवाया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। ठीक है, एंड दिस विक्ट्री विजय स्तंभ इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये 9 स्टोरी का ही है, 9 माल है इसमें। ठीक है, जब इनकी विक्ट्री हुई थी मालवा और गुजरात में, ठीक है, अगर ये भी कभी पूछ ले अगर तो जब मालवा एंड गुजरात में जब इनकी विक्ट्री हुई थी, तब इसको बनाया गया था विजय स्तंभ को। ठीक है, तो राजा रतन सिंह ने भी हथियार अपने डाल दिए, और ऐसा अगेन वो स्टोरी सब मलिक मोहम्मद जैसी की किताब पद्मावत में मिलते हैं, जो कि 15th सेंचुरी में लिखा गया था, और ये हम बात करें 1303 मतलब 14th सेंचुरी के हम अर्लियर पार्ट में अभी। ठीक है, तो मालवा, देन उसके बाद 1305 में एक्वायर किया मालवा को, और बस, और बाद में ना चित्तौड़ एक तरीके से चित्तौड़ में अपॉइंट कर दिया गया था ओरिजिनली खिज़्र खान। इसी खिज़्र खान के साथ शादी हुई थी किसकी, कमला देवी की बेटी की। खैर, उसके बाद मलदेव जो हैं काइंड ऑफ राजपूत रूलर थे,
मालवा के ही, और उन्होंने काइंड ऑफ सरेंडर टाइप कर दिया था और अलाउद्दीन को प्रेजेंट्स वगैरह भी दिए थे, तो मालदेव को यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। अब आते हैं डेक्कन में अलाउद्दीन ने क्या किया, दक्खन में क्या किया इसने। तो दक्खन में अलाउद्दीन ने अपने एक आर्मी जनरल मलिक काफूर, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि एक इनक था, इनक मतलब किन्नर टाइप था। तो ये जो है ना, ये स्लेव लेक के तौर पे लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से 1298। तो जो मूवी में दिखाया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी लेके आता है और बोलता है तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ, तुम चिंता मत करो, और फिर है ना, फिर तोहफा लेके आया हूँ, चिंता मत करो, फिर वो मलिक काफूर और ये कुछ भी करेगा तुम्हारे लिए। मलिक काफूर को वो बोलता है, कौन, रणवीर सिंह मतलब अलाउद्दीन खिलजी, कि इन दोनों को मार दो, जो जलालुद्दीन के मिलिट्री जनरल्स टाइप थे। तो ऐसा वो उसको लगता है हंसी मजाक में चल रहा है, लेकिन वो मार देता है उन दोनों को, है ना। और मारने के बाद अलाउद्दीन जलालुद्दीन से बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी एक तोहफा, और पीछे से स्टैब कर दिया जाता है। नो डाउट अलाउद्दीन ने ही मारा था जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, 1298 में मलिक काफूर को ये लोग पकड़ के लाते हैं गुजरात में, जब एक्सपेडिशन करते हैं तो उसी वहीं पे एक मर्चेंट होता है, मर्चेंट, मुस्लिम मर्चेंट, उससे ज़बरदस्ती छीन के लेके आते हैं मलिक काफूर को, और वो भी 1000 दिनार दे के, ठीक है, 1000 दिनार, क्योंकि 1000 दिनार उस टाइम के बहुत होते हैं। तो मतलब काफ़ी ये वो रहा होगा, काफ़ी पावरफुल रहा होगा। और इनक किन्नर इसलिए चुने जाते थे क्योंकि ये खतरा नहीं होते थे, हराम की भी रक्षा कर सकते थे, है ना। समझ रहे हो किस तरह का खतरे की बात हो रही है। तो ये है कि मतलब इनके बच्चे बच्चे तो होंगे नहीं, जब बच्चे बच्चे नहीं होंगे तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, शादी वादी भी नहीं करेंगे ये। तो मलिक काफूर जो है मिलिट्री जनरल, तो आप ये समझो ना कि 1298 में, और जलालुद्दीन खिलजी तो 1296 में ही मर गया था ना, 1296 में, और गुजरात में एक्सपेडिशन हुआ था 1298 में। तो फिर कैसे जलालुद्दीन खिलजी उसको प्रेजेंट कर दे सकता है ना। तो 1000 दिनारी इसलिए टाइटल मिला। अब इसको भेजा गया साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में ऐसा नहीं अलाउद्दीन कभी गया नहीं था, अलाउद्दीन पहले साउथ इंडिया में हो आया था 1296 में, 1296 में। जो यादव रूलर हैं रामचंद्र या रामदेव, इन्हीं को बोलते हैं, रामदेव या रामचंद्र, इनको हरा के आया था वो अलाउद्दीन, ठीक है। और बोला था कि ठीक है कोई नहीं, सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लो हमारी, और टाइम टाइम पे प्रेजेंट देते रहना, क्योंकि इन्होंने भी हथियार डाल दिए थे तुरंत। जो यादव डायनेस्टी के रूलर थे देवगिरी के, यहाँ पर पड़ता है देवगिरी, तो ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद प्रेजेंट देना बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। जब ये आया मलिक काफूर तो फिर से भेजा मलिक काफूर को कि जाओ, ठीक है, लेकिन राजा रामचंद्र को अच्छे से ट्रीट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छे से ट्रीट किया, वापस ले मतलब इनको लेके आया गया, ठीक है। फिर एक राइटर है इन्हीं के टाइम के, ज़ियाउद्दीन बरानी के कंटेम्प्रेरी, मतलब ज़ियाउद्दीन बरानी से हमें पता चलती हैं बहुत सारी चीज़ें, आमिर खुसरो से, और इसामी करके एक राइटर हुआ उससे। तो उसने बताया कि किस तरीके से इनको खिल्लत दी गई और इनको छत्र दिया गया। व्हाट इज़ खिल्लत? खिल्लत इज़ लाइक रोब, मतलब पूरी पोशाक जो पहनी जाती है, पोशाक राजा वाली, वो दिया गया। और छत्र मतलब वो टोपी, वो काइंड ऑफ मुकुट टाइप, वो दिया गया, रॉयल कैनोपी। तो ये दे के और काफ़ी इज्जत सम्मान के साथ इनको और इनकी फैमिली को वापस भेज दिया कि आप जाइए, आराम से रूल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बस टाइम टाइम पे प्रेजेंट भिजवाते रहना और हमारी मदद करते रहना। तो बहुत इज्जत से रामचंद्र को भिजवा दिया। फिर उसके बाद मलिक काफूर, ये 1308 की, फिर मलिक 1309 से लेके जो 1311 का टाइम पीरियड है, ये और साउथ में गया मलिक काफूर। वीर बल्लाल दी थर्ड, होयसाल डायनेस्टी, और उसने अलाउद्दीन ने ये बोल के भेजा था कि अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, पहले ही हथियार डाल दे और बोल दे कि हाँ टाइम टाइम पे देते रहेंगे पैसा, तो उसको छोड़ देना, आराम से इज्जत के साथ डील करके आना उसके साथ, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश करना मेन मकसद नहीं था, मेन था कि सुजरेनिटी बस एक्सेप्ट करवा लेना, क्योंकि डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर पाना काफ़ी मुश्किल था, उसको ही पता था। तो वीर बल्लाल जो थर्ड थे, जिनको बल्लाल देव के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को ही बल्लाल देव बोलते हैं, तो इन्होंने अगेन एक्सेप्ट कर लिया, तो ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। होयसाल, याद करो, होयसाल ऑफ हालेबीडू, है ना, होयसालेश्वर मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर, है ना, स्टेलेट प्लान, स्टार शेप्ड टेम्पल, कुछ याद आया, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो यही है ये। तो होयसाल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। द्वार समुद्र में वही हालेबीडू। देन आती बात ककातियाज की, जो वारंगल के रूलर हुए, ठीक है, ककातियाज ऑफ वारंगल। तो ककातिया डायनेस्टी के थे आपके प्रताप रुद्रदेव। 1311 में इनको हराने का काम किया और फिर इन्होंने भी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, ओके। एंड इसके बाद पांड्या पे आते हैं। पांड्या जो मदुरई के पांड्या थे उन पे जाते हैं, लेकिन पांड्या ब्रदर्स थे, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या नहीं ये दोनों आपस में लड़ने में लगे हुए थे, तो ये तो मिल नहीं पाए, तो इसलिए ये चिदम्बरम का जो मंदिर है उसको इसने लूटा, किसने? मलिक काफूर ने, और दबा के जो मार्केट है वहाँ पर
इसने बुचरिंग करी और दबा के लोगों को मारा, चाहे हिंदू मर्चेंट हो चाहे मुस्लिम मर्चेंट हो, दबा के यहाँ से सामान लूट के लाया। और जब ये लूट के सारी चीज़ें लेके आया, ठीक है, तो मलिक काफूर से काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, खुश तो होगा ही। तो एज अ रिवॉर्ड दिया उसने, और रिवॉर्ड क्या दिया, मलिक नाइब बना दिया इसको, मलिक काफूर को नाइब बना दिया, ठीक है, मालिक नाइब, ठीक है, मलिक काफूर को मलिक नाइब बना दिया। मतलब ही वॉज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुल्तान, ठीक। टाइटल टेकन बाय अलाउद्दीन आफ्टर द डेक्कन एक्सपीडिशन के बाद टाइटल जो लिया था वो सिकंदर सैनी के लिया था, जिसको हम बोलते हैं सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब हम आते हैं किस पे, अलाउद्दीन के जो कोर्ट पोएट है वो देख लेते हैं, उसके बाद उसके जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं और मार्केट रिफॉर्म्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे, बिकॉज वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। देन आई एम कोर्ट पोएट खुसरो पे। क्या तूतेन मलिक काफूर हैं, क्या बोल रहा हो ये? टुडे इज़ माई बर्थडे, अच्छा हैप्पी बर्थडे। कौन है? कुणाल शर्मा। कुणाल कितने हैं सर, कौन कितने हैं? चलो अभी आते हैं खुसरो। अलाउद्दीन कन्फर्ट द टाइटल तूते हिंद पैरट ऑफ इंडिया टू खुसरो को टाइटल दिया। कवाली शुरू किया, तबला और सितार को इन्वेस्ट किया, ठीक है। धीमता धीमता धीमता, वो सितार जो है खुसरो ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। खुसरो गेव सुल्तान जहां टाइटल टू खिलजी, सुल्तान जहां टाइटल दिया था इन्हें, इस पूरे जहान का। वैसी बात है भाई, सुल्तान के साथ रहना तो सुल्तान की सेवा तो मतलब काइंड ऑफ सुल्तान को खुश रखना पड़ेगा ना। अलाउद्दीन स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कैश पेमेंट, नगदी। ये अलाउद्दीन के बारे में, खुसरो के बारे में यहाँ तक ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तूते हिंद का टाइटल दिया था अलाउद्दीन ने इसको, पैरट ऑफ इंडिया। कवाली शुरू करी, तबला सितार का इन्वेंटर माना जाता है। अब वो बात अलग है कि हमारी सरस्वती माता को बहुत पहले से दर्शाया जाता है ना, वीणा के साथ, तो ठीक है इन्होंने किया और उसी का एक मॉडिफाइड टाइप है ये। अलाउद्दीन स्टार्टेड द कैश पेमेंट, नगदी टू सोल्जर, नगदी देना शुरू किया। ही वॉज द फर्स्ट टू मेंशन जौहर इन पर्शियन, खजान उल फतू। क्या है? खजान उल फतू, खजान उल फतू में ही मेंशन करता है एक इसके बारे में, जौहर के बारे में। और जौहर जो है, जौहर कहाँ मेंशन होता है? पहले रणथंभौर में सबसे पहले, ठीक है। और नुए सिफिर भी ध्यान रखना, नुए सिफिर भी लिखी और तुगलकनामा भी लिखी। ओके चलो, ये पॉइंट अलाउद्दीन का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये कहाँ पे होना चाहिए था? अभी आते हैं मार्केट रिफॉर्म, फिर आएंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म तो दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स और चेहरा इसने शुरू किया, हुलिया। यानी कि होता क्या था, जैसे कि हमारे हॉर्सेस मेंटेन किए जाते थे, तो कुछ तो ऑफिसर्स होते थे जिनको मेंटेन करने होते थे, ऑफिसर्स, और रखने होते थे सोल्जर्स। तो कई बार उसके हिसाब से पैसा मिलता था इनको, तो जब काउंटिंग करवाने में आ जाता था, ठीक है, तो आदमी की शक्ल तो पहचान में भी आ जाए, घोड़े की कैसे आए, तो 2-2 बार काउंटिंग करवा देते थे, डबल काउंटिंग, ठीक है। तो फिर उसके लिए उसने क्या किया कि हर घोड़े पे ठप्पा लगाया जाएगा, ठीक है, उसको बोला गया दाग, ताकि पता चल सके कि इसकी काउंटिंग हो चुकी है एक बार। और चेहरा यानी कि हुलिया सिस्टम, यानी कि हर सोल्जर को अपना हुलिया काइंड ऑफ वो टांग के रखना है, जो वहाँ पे लिखा जाएगा, जो बैठा हुआ है आदमी, ताकि डबल काउंटिंग ना हो सके और सही पैसा दिया जाए। वैसे तो ये सारी चीज़ों मतलब इस तरह की हरकतबाजी करने के लिए अलाउद्दीन भी वही तगड़ी सजा देता था जैसे बलबन देता था, इनफैक्ट उससे तगड़ी, ठीक है। अभी बताऊँ, ऑल लैंड्स टू बी मेजर्ड, सारी लैंड को मेजर किया जाए बाई स्पेशल ऑफिसर मुस्त खराज, वन हु कलेक्टेड दी रेवेन्यू। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म। क्या हो गया यार ये?
पेन क्यों नहीं चल रहा? कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं, क्यों? और न्यू ईयर कैसा मन रहा है तुम लोग आजकल? चलो बेटा आ जाओ इधर पे, वो बस बात डालने के लिए मैंने बात करी थी। खैर, तो यहाँ पे आते हैं अभी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो इसके टाइम पे हुआ था। सबसे पहली बार जो है लैंड को मेजर करने का यहाँ पर काम शुरू हुआ। ठीक है, लैंड मेजरमेंट शुरू किया गया इसके द्वारा, और लैंड मेजरमेंट होता था बीघा और बिस्वा में। ठीक है, एक बीघा में कितने बिस्वा होते होंगे बताओ? आज भी उतने ही होते हैं। क्यों? एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 20। ठीक है, तो काइंड ऑफ लैंड मेजरमेंट शुरू किया गया और लैंड कंसोलिडेशन शुरू किया गया। कैसे? कि भाई जो भी ये वक्फ़ की लैंड है ना, चैरिटेबल लैंड, जो वक्फ़ आपने तो जानते होगे, वक्फ़ इतना न्यूज़ में रहा है, तो उस टाइम पे भी वही चैरिटेबल लैंड हुआ करती थी, वक्फ़। ठीक है, वक्फ़, इसको कन्फिस्केट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, फालतू में सब क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, इसमें कुछ एग्रीकल्चर ही होगा। जो इक्ता के अंडर में नहीं है लैंड, उसको खालिसा में लाया गया, खालिसा बोला गया। खालिसा वो लैंड है जो इक्ता में नहीं आती है। इक्ता कौन सी लैंड है? याद है, जहाँ कोई ना कोई तो मिलिट्री कमांडर है जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, लेकिन खालिसा वो लैंड है जहाँ कोई इक्ता नहीं चल रहा है। तो विलेजेस वर ब्रॉट अंडर द खालिसा। ये खालिसा क्या लैंड है, नॉट कवर्ड अंडर इक्ता, नॉट कवर्ड अंडर इक्ता। तो ये गाँवों के अंडर में लाया गया। अब गाँव में पहले क्या होता था, इंटरमीडियरीज होते थे इनके आने से पहले, जैसे कि राणा, रावत, राय। ठीक है, ये सब क्या होते थे, ये सब इंटरमीडियरीज होते थे, चीफ विलेज हेड होते थे। ठीक है, तो इन सब की पोजीशन वीक होने लगी तुर्क के आने से। ये जब राजपूत रूलर थे तब तो ठीक ठाक थे यहाँ पे, लेकिन इनकी जो ये सारी चीज़, ये इनकी अथॉरिटी है वीक होने लगी। ऐसा नहीं कि इंटरमीडियरीज रहे, इंटरमीडियरीज थे, लेकिन ये जो है ये नहीं थे। तो कौन थे? तो मेनली तो विलेज हेड हुआ करते थे। विलेज के हेड हुआ करते थे, उनको मुकद्दम या चौधरी बोला जाता था। ठीक है, लेकिन इनकी पोजीशन भी काफ़ी इसके टाइम पे वीक हो गई थी अलाउद्दीन की। भाई ठीक है, हेड हो गए तो हो गए, लेकिन औकात में रहना, फालतू के फैंसी क्लोथ पहन के मत निकालना। पान तक खाना मना था इनका, जो बीटल लीव्स होती हैं। ठीक है, और जो आपका जो परगना होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो परगना जिसको बोलते हैं, या फिर शिक बोलते हैं, शिक जो एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट होती है, यहाँ पे होते थे खुत, या फिर ज़मींदारी ही इन्हों को बोला गया। जो अपना ज़ियाउद्दीन बरानी है उसने इनको खुद बोला, और ज़मींदार बोला गया था भाई खुसरो। ठीक है, तो ये इस लेवल पे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज थे, जिनका क्या काम था, जिनका ये काम था कि सारी चीज़ें काइंड ऑफ तो टैक्स वगैरह, मतलब एक तरीके से इंटरमीडियरी के तौर पे ऐड करना बस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कितना फिक्स किया गया था ज़मीन के लिए, और कलेक्ट कौन करता था? तो लैंड रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था, या फिर टैक्स जो फिक्स किया गया था, टैक्स रेवेन्यू, वो आधा था। यानी जितना प्रोड्यूस ले रहा है किसान, उसका आधा डिपॉजिट करना होगा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। अब पहले, इससे पहले कितना था, उसके हमारे पास, हिस्टोरियन के पास कोई एविडेंस नहीं है कि पहले कितना होता था, लेकिन हाँ धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ था कि टैक्स 1/6 से लेकर 1/4 होना चाहिए, और हाफ जाएगा जब इमरजेंसी वगैरह होगी, कुछ आपातकाल जैसी स्थिति होगी। लेकिन अलाउद्दीन ने तो आधा लगा के रखा हुआ था, यानी कि बस वही था कि कमाता बस खाने के लिए अपने पास रखो थोड़ा बहुत, और सब दे दो, किसको दे दो। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता था कि उनको रेवेन्यू देना होता था, उनके पास खाने का भी नहीं होता था, वो अपनी बीवी बच्चों को बेच देते थे, ये हाल था। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू देना पड़ता था। तो या तो मंडी में जाओ, डायरेक्ट मंडी में जाके सेल करो, क्योंकि कैलकुलेट काइंड में होता था, देना कैश में होता था। मतलब ये है, काइंड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अनाज हो गया, सब्जी हो गया, इसको बोलते हैं काइंड। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि 1000 रुपये दो, तुम 1000 रुपये का नोट मुझे दे दो, ऐसा तो ठीक है नहीं है, लेकिन मान लो 1000 रुपये का तुम नोट, 1000 रुपये दे दिए तुमने, एक तरफ 1000 रुपये का मुझे कोई सामान दे दिया, तो सामान इज़ लाइक काइंड। तो तुम्हारा भाई इतना 1 टन प्रोड्यूस हुआ, आधा टन दो। अब आधा टन का मूल्य है इतना, क्योंकि प्राइस फिक्स थे। मार्केट रिफॉर्म अभी देखेंगे, अलाउद्दीन के प्राइस हर चीज़ के फिक्स कर रखे थे, तो प्राइस फिक्स था, तो आधा टन का इतना हुआ, इतना पैसा दो आके। तो या तो मंडी में जाओ के बेचो, या बंजाराओं को दे दो।
ठीक है, बंजारा को भेज दो। बंजारा कौन होते थे? बंजारा वो होते थे ट्रैवलर, बंजारा। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक ट्राइब हुआ करती थी जिसका काम था अनाज कलेक्ट करके लाना और अनाज लोगों से लेके, पेजेंट से, किसानों से लेके मंडी में लेके आना। ये बंजाराओं को काम होता था, ट्रैवलर टाइप थे ये। ठीक है, ये इनका काम हुआ करता था। तो काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, क्योंकि जो ये गंगा यमुना का द्वाब रीजन है ये भी खालिसा के अंडर ले आया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो द्वाब रीजन है ब्रॉट अंडर खालिसा। ठीक है, तो ये भी खालिसा के अंडर में आ चुका था। अब होता क्या था कि इन सब के लिए उसने ऑफिसर अपॉइंट करके रखे थे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मुस्त शरीफ हुआ। ये कौन हुआ करता था? मुस्त शरीफ। ये होता था अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। ठीक है, आमिल कौन होता था? आमिल होता था कलेक्टर, जो ये सब रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था, रेवेन्यू कलेक्शन। एजेंट होते थे, जैसे एजेंट का नाम हुआ करता था, एजेंट का नाम हुआ करता था क्या? गुम्मश्त। ठीक है, गुम्मश्त, ये एजेंट हुआ करते थे। सैलरी अलाउद्दीन इनको अच्छी देता था, लेकिन ऐसा था कि अगर इन्होंने ज़रा सा भी कुछ किया तो ऐसी जहन्नुम ज़िंदगी बनाता था इनकी कि कोई भी ये हालत था कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिख रखा है कि, और ये किसको मतलब दे रखा था कि इनकी ऑडिटिंग टाइम टाइम पे करना। ठीक है, ऑडिटिंग कौन करता था इनकी? इन तीनों की ये करते थे तो नाइब या वज़ीर, नाइब या वज़ीर करते थे। और अगर थोड़ा सा ऑडिटिंग में पाया गया कि अगर ये करप्शन कुछ तो किए हैं, कुछ झोल माल किए हैं, ठीक है, एक एक टंका, याद करो सिल्वर टंका या फिर जो कॉपर जीतल था, अगर एक जीतल का भी अगर इन्होंने कुछ घपला किया तो ऐसी जहन्नुम ज़िंदगी बनाता था इनकी कि भाई दीज पोस्ट वर लाइक कि भाई कोई अपनी, मतलब ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा है कि कोई अपनी लड़की देने से इनको डरता था, इन लोगों को, मतलब लड़की देने से डरता था, इनकी शादी, अपनी लड़की से शादी करवाने का। इतनी खतरनाक पोस्ट थी, इतनी वैसी पोस्ट थी कि अगर कुछ भी एक जीतल का भी इधर उधर किया घपला तो जहन्नुम ज़िंदगी बना देता था अलाउद्दीन, इतना भयानक था उसका खौफ। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म लेके आता है वो। ठीक है, आज ये सब पढ़ा दो क्या? 2 डायनेस्टीज भी नहीं पढ़ पाओगे क्या? हैं, घुइयाँ छीलने आओ यहाँ पे, जाके खेलो कूदो, जाके इंस्टाग्राम देखो, क्या है यहाँ पढ़े हुए हो? आज ये सब पढ़ा दोगे क्या? दिमाग मत ख़राब किया करो फिर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पढ़ा रहे हैं। 2 डायनेस्टीज भी अगर एक उसमें नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या मतलब है उसका? हाँ, तो पढ़ना छोड़ दो फिर। अब आते हैं मार्केट रिफॉर्म्स पे। ठीक है, तो इसने 3 तरह की मार्केट यहाँ पे सेटअप करके रखी थी। फूड ग्रेन्स की, कपड़ों की, मतलब कॉस्टली क्लॉथ्स, और मतलब क्लॉथ्स की, कपड़ों की, और जो कॉस्टली चीज़ें थी जैसे कि घी, शहद, ये सब मिलता था मार्केट में। ठीक है, और एक गुलामों की। ठीक है, एक गुलामों की हुआ करती थी। तो फूड ग्रेन्स की यानी मंडी हो गई, ये सराय आदिल कहलाती थी, और ये आपकी बंदगान, बंदगान मतलब जहाँ पे स्लेव वगैरह, घोड़े और स्लेव्स और कैटल ये सब मिलते थे। ठीक है, तो ये इसने बना के रखी थी। और मार्केट में सब कौन लेके आता था? तो जो बंजारा हुआ करते थे वो लेके आते थे सब कुछ। ठीक है, तो ईच मार्केट वॉज कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ शहना। शहना मतलब एक हाई ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये हाई ऑफिसर हुआ करता था। ऐसे एक शुहना करके भी होता था, वो भी एक ऑफिसर होता था। इसका काम होता था कि जो बंजारा हैं, जो यहाँ पे लेके आ रहे हैं सामान को, ठीक है, जो सामान लेके आ रहे हैं, लिखा होगा मैंने यहाँ पर बंजारा, कहाँ लिखा है यार? नहीं लिखा है क्या? ये लिखा था। तो बंजारा, जिनको ध्यान रखना, इनको करवांजा भी बोला जाता था। ठीक है, या फिर करवनिया बोला जाता था, इनको करवनिया भी बोला जाता था। तो इन पे भी देख रेख का काम सुहना का होता था। तो बस ध्यान रखना तुम, शहना जो मार्केट के बारे में, मार्केट कंट्रोल करता था, हु मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट, शॉपकीपर्स एंड द प्राइसेस। ऑफिसर अपॉइंटेड टू कंट्रोल ग्रेन मार्केट। ठीक है, शहनाए मंडी हुआ करता था उसका ऑफिसर का नाम, शहनाए मंडी। नेटवर्क ऑफ स्पाइस, जैसे कि बरीद हुआ करते थे उसके टाइम पे, यानी बलबन के टाइम पे, वैसे भी यहाँ बरीद और मुनैया। बरीद और मुनैया कौन है? स्पाइस हैं, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, एक तरीके से जासूस का काम जासूसी का काम करते थे कि अगर सब ठीक ठाक हो रहा है नहीं। अब जासूसी का काम क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ही फिक्स्ड, यहाँ पर नहीं लिखा है क्या? ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़, प्राइसेस
ऑफ ऑल कमोडिटीज़, सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस इसने फिक्स कर डाले थे। फिक्स इसलिए कर दिए थे क्योंकि ये सोल्जर्स को इसको बहुत हाई आर्मी मेंटेन करनी थी, क्योंकि मंगोल के इन्वेजन का खतरा हमेशा बना रहता था। तो हाई आर्मी मेंटेन करनी तो सैलरी देनी होगी। अब सैलरी उतनी देता नहीं था ये, तो करता क्या था, मार्केट को ही कंट्रोल करके रखता था कि मार्केट में चीज़ों के दाम रेगुलेट करता था, दाम सस्ते रखता था और उस दाम से ऊपर कोई बेच नहीं सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड कोई खरीद नहीं सकता है, समझ रहे हो आप, मतलब कि एक लिमिट में ही आप खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हो। तो ये सब कर रखा था इसने, जिसकी वजह से, और अगर किसी ने ऐसा किया कि घपलेबाजी करी, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने घपलेबाजी करी कि 1 किलो की जगह किसी को 900 ग्राम दे दिया, तो उसका 100 ग्राम मांस छील के निकाल लो, ये हालत थी। मतलब ये उसने बोल रखा था, अगर किसी ने कोई अगर करे, ठीक है, तो ये उसका हाल यही करो, सीधे उसका निकाल लो मांस उसके शरीर से उतना जितने क्या वो ये सब करे। तो ये खौफ था उसका उस टाइम पे, जिसकी वजह से किसी को भी ये करना बहुत मुश्किल था कि वो कोई भी इस तरीके की हरकत करे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो मार्केट में प्राइसेस को फिक्स करके रखा था, एक पॉइंट ऑफ लिमिट तक ही आप खरीद सकते हो और आपको एक पॉइंट लिमिट में ही बेचना है, ना उससे ऊपर ना नीचे। और शहना अपना ऑफिसर होता था। और दिरहम, दिरहम जो है उस टाइम पे करेंसी टाइप होती थी, ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं है बताने के लिए। दम और दिरहम, ठीक है, ये होती थी। आज अगर आप जाओ यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम ही है। ओके, चलो। और एक चीज़ बस बताने को बच गई, दिस इज़ किसने 3 टैक्स लगा के रखे थे, घरई, चरई और खराज। घरई हाउस टैक्स हुआ करता था, ठीक है। चरई टैक्स लेविड ऑन ग्रासलैंड और ग्रेजिंग एनिमल, ठीक है, जहाँ पर आप अपने चरा रहे हो सब, ठीक है, जानवर वानवर जो चरा रहे हो वो वहाँ पे जो टैक्स लगता था उनको बोलते थे, उसको बोलते थे, ठीक है। और खराज हो गया आपका लैंड टैक्स, जो आधा लगता था, अभी मैंने बताया खराज आधा था। खराज हो गया, घरई हो गया और चरई हो गया, और सबको देना होता था ये, ठीक है। ये सब जो इंटरमीडिएरीज मैंने नहीं बताया था नाम, ये सब चौधरी और मुकद्दम, ठीक है, और या फिर खुद हो गए, ये सब जो भी मैंने लिखवाए थे, चौधरी, मुकद्दम, खुद कौन थे, खुद ये परगना लेवल पे थे, खुद या ज़मींदार। कोई ऐसा इनकी रियायत नहीं थी, सबको टैक्स देना होता था, ठीक है। तो 3 टैक्स ध्यान रखना। टैक्स इसने जजिया भी लगाया था, जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था, लेकिन इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखना, ये वाला घरई, चरई और खराज, 3 टैक्स इसने लगा के रखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अकाउंट की ऑडिटिंग इनकी किससे होती थी, कौन करता था, नाइब करेगा, वजीर करेगा, या फिर एक शरफ करके हुए, खैर उत्तर में नहीं जाना डीप पे। ओके, अलाउद्दीन अपॉइंटेड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशंस टू वीकन द पावर ऑफ नोबल्स, जैसे बलबन ने अपॉइंट करके रखा था ताकि जो नोबल्स हैं, नोबल्स जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इसने क्या क्या बनवाया था, अलाई फोर्ट, जो क्या है ये अलाई फोर्ट में क्या लगा दिया भैया ये, अच्छा ठीक है, अलाई फोर्ट, ये अलाई फोर्ट बनवाया था इसने। अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कुतुब मीनार ये है, कुतुब मीनार इसका एंट्रेंस है, अलाई दरवाज़ा। हौज़ खास, जहाँ पे काफ़ी लोग खैर छोड़ो। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स है, 1000 सुतून, ठीक है, 1000 खंभों का महल, पैलेस ऑफ, ठीक है। और हौज़ शमशी, ध्यान रखना, शमसी, ठीक है, वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। और हौज़ खास किसने बनवाया, ये बनवाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, और ध्यान रखना, ही स्टैब्लिश्ड सिरी। क्या बात कर रहे हो सर, ये सिरी एप्पल वालों का नहीं था, इसका था, हाँ सिरी इसका था ये। सिरी वॉज अ सिटी, ठीक है, सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली थी ये, ठीक है, सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की ये। दिल्ली वॉज मेड ऑफ 7 सिटीज़, जिसमें सिरी वॉज दी सेकेंड सिटी, ठीक है। ध्यान रखना, दिल्ली का जो सिरी फोर्ट है वहाँ, वो यहीं पे आपका बना हुआ है। ओके, ठीक। अलाउद्दीन स्टैब्लिश द सिटी सिरी विच वॉज सेकेंड ऑफ दी 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली। पहली कौन सी थी, किला राय पिथौड़ा थी, जो कि तोमर डायनेस्टी ने स्टैब्लिश करी थी, पहली थी किला राय पिथौड़ा। टूम अलाउद्दीन का यहीं पे बना हुआ है। ओके, जजिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सम फैक्ट्स अबाउट अलाउद्दीन, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग,
मलिक काफूर कॉल्ड हजार दिनारी सीज द थ्रोन आफ्टर अलाउद्दीन की डेथ। ओके हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो मलिक काफूर था वो इतना ज़्यादा पावर में ऊपर उठ चुका था कि एक एंटी मलिक काफूर विंग खड़ा हो गया था इसके कोर्ट में, क्योंकि क्योंकि अभी मैंने बताया नाइब की पोजीशन में वो चढ़ गया था मलिक काफूर, तो अगेन उसके सिर तक वो पोस्ट चल गई। सिर तक पोस्ट चल गई मतलब काफ़ी थोड़ा घमंड में भी आ गया, और मतलब वो थोड़ा बाकी लोगों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करता था, तो एंटी वो विंग बन गया एक, ठीक है, एंटी विंग बन गया। तो अलाउद्दीन की जब डेथ हो जाती है तो यहाँ पे मलिक काफूर ही थ्रोन पे आता है, या फिर उसने उसके छोटे बेटे शहाबुद्दीन ओमर, क्या नाम है, शहाबुद्दीन ओमर, उसको थ्रोन पे बिठाया। रूल खुद कर रहा था लेकिन ये माइनर बेटा था ओमर, उसके नाम पे रूल कर रहा था वो। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो बड़ा बेटा था अलाउद्दीन का, मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसने मलिक काफूर को मारा, देन ओमर को हटाया, ओमर को मारा और खुद थ्रोन पे बैठा। मुबारक किल्ड मलिक काफूर एंड ओमर लेटर, और खुद थ्रोन पे बैठा। मुबारक की बेगम खुसरो खान, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे अलाउद्दीन कैसा माना जाता है ना कि अलाउद्दीन के कुछ तो रिलेशंस थे जो नहीं होने चाहिए थे मलिक काफूर से, तो वैसा ही रिलेशन उसके बड़े बेटे मुबारक के खुसरो खान से थे। और खुसरो खान ने क्या किया? मुबारक को ही मार डाला। 1320 एडी में बैठा, और खुसरो खान को 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने मार डाला और तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। और यहाँ से कल से हम देखेंगे तुगलक। ठीक, क्लियर है? अंगपाल वो ये हम पहले देख चुके हैं। समराइज़ कर दूँ? क्लियर हैं सारी चीज़ें? आई नो कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, CDS, CAPF, CSC, ठीक है, SSC, रेलवे, किसी का भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके कुतुब मीनार ध्यान रखना रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। अपर जो वाइट वाइट दिखता है वो तो मार्बल है जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है, वाइट वाइट तो कुछ तो दिखता है आपको। वॉइस ही नहीं आ रही किसी को तो लो। चलो एक बार मैं समराइज़ करता हूँ, ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया? मर्दाना प्यार, हाँ ठीक है। तो समराइज़ करते हैं, और देखो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा, ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कर लो। क्वेश्चन कराइए, सांस ना भरिए तब मारेंगे ना, सांस ना भरिए। एक तो पढ़ाओ ऊपर से सांस लो और उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। इसमें 1206 से लेके 1210 तक कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुतुब मीनार और जो कुव्वतुल इस्लाम है दिल्ली में, वो इसे बनवाने का काम करता है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार के पास में ही क्या, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। किसने बनवाया था वो जरा बताओ? मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। देन 1210 से लेकर 36 तक इसका गुलाम आता है जिसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश सिल्वर टंका स्टार्ट करता है, कॉपर जीतल स्टार्ट करता है, ये इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, चहलगानी इंट्रोड्यूस करता है, और मंगोल जो इन्वेडर था चंगेज़ खान वो इसी के टाइम पे ही घूम रहा होता है, अटैक तो नहीं करता है लेकिन घूम रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज़ आता है लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। शाह तुर्काना इसकी वाइफ थी जो रूल किया कुछ टाइम तक, महीनों तक, लेकिन फिर मेनली तो रज़िया आती हैं, ठीक है। रज़िया सुल्तान मेनली तो 40 तक रूल करती हैं, फिर 40 से लेके 66 तक तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी बहराम शाह, कभी मुबारक शाह, कभी महमूद शाह, तो इस तरीके से छोटे मोटे रूलर आते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ 1266 से लेके 87 तक आता है कौन? बलबन, गियासुद्दीन बलबन, नेम्ड उलुग खान, ठीक है, उलुग खान। उसकी पावर को बढ़ाया इसने, क्राउन के पावर को बढ़ाया, चहलगानी को ख़त्म किया, ठीक है, सिजदा पैबो शुरू किया इसने कि झुको हमारे सामने, फीट किस करो मना की। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, याद करो तुगरिल बेग की कैंची बनवा दी थी जो बंगाल के गवर्नर थे, इनके खिलाफ विद्रोह छेड़े थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी। दीवाने अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो बलबन ने शुरू किए, ठीक है, शुरू किया। देन इसके बाद जो बुघरा खान है इसका बेटा तो बंगाल में ही रह गया, लेकिन इसका जो ग्रैंड सन है कैकुबाद, कैकुबाद वो 3 साल तक रूल करता है। कैकुबाद को मारता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी की नींव रखता है। कब?
1290 में और ये चलती है 1320 तक। कैसे चलती है ये? तो 1290 से लेकर 96 तक तो जलालुद्दीन रहता है, जो पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलेशन अपनाता है, हिंदूज की तरफ टॉलरेंट था एंड एवरीथिंग, सब कुछ ठीक ठाक था यहाँ पे। लेकिन जो इसका नेफ्यू और सन इन लॉ होता है वो काफ़ी गदर मचाता है। गुजरात में एक्सपीडिशन करता है 1298-99 में। देन रणथंभौर को ऑक्यूपाई करता है। देन मेवाड़ में वो राजा रतन सिंह को, है ना, जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है वो ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर हामिर देव को हराता है, यहाँ पे रतन सिंह को हराता है। यहाँ पे जौहर हुआ था, जो कि आपको पता है आमिर खुसरो ने अपनी किस किताब में मेंशन किया, ज़रा बताएंगे। देन उसके बाद मालवा को भी एक्वायर करता है ये, ठीक है। ये सब करने के बाद अब ये साउथ इंडिया जाता है, साउथ में भेजता है मलिक काफूर को, ठीक है। पहले किसके अगेंस्ट भेजता है? जिसके अगेंस्ट ये पहले खुद जा चुका होता है, वो था आपका ये यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी, ठीक है। तो यादव जो थे रामचंद्र या रामदेव, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं सुजरेंटी और इज्जत के साथ इनको भेजता है वापस, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। देन जो होयसाल थे ऑफ हाले बीडू, उनको भी इज्जत के साथ वापस भेजता है। आने के बाद वो दिल्ली आते हैं, फिर इनको आपको पता है वो खिल्लत जो रोब है और जो छत्र है वो दे के वापस अगेन भेजते हैं। देन आपके आते हैं ये ककातियाज और वारंगल। वो बात अलग है कि बाद में ये लोग मना कर देते हैं, मतलब जब देखते हैं ना कि रूलर तो मांग ही नहीं रहा है, तो ये लोग जब तक वो मिलिट्री भेजता नहीं था तब तक ये पैसा भिजवाते नहीं थे। यादव तो भेजते रहते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं भेजते थे, ठीक है। तो बाद में उसने, अभी हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, ये जो यादव देवगिरी हैं, जब राजा रामचंद्र की रामदेव की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अपना मतलब कंप्लीट सुजरेनिटी नहीं, कंप्लीट अपना रूल इस्टेब्लिश करवा लिया था यहाँ पर खिलजी ने, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ पर साउथ में अच्छी खासी कमांड रखनी है तो यहाँ पर परमानेंटली स्टेशन होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, किसी को अपना जो रिस्पॉन्सिबल उसको बिठाना पड़ेगा। तो शुरू हो चुका था अब कि यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए। और फिर गयासुद्दीन जो तुगलक है उसने और इसको आगे बढ़ाया। खैर, तो ककादियास को भी हराया। देन पांड्या जो है मदुरई के, रूलर तो कोई नहीं मिल पाया था क्योंकि दोनों भाई लड़ने में लगे थे, लेकिन हाँ इस तरीके से हुआ। फिर मालिक काफूर को नाई बना दिया। फिर नाई बनाने के बाद फिर हमने पढ़े थे मार्केट रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? मार्केट रिफॉर्म में क्या पढ़ा था? 3 मार्केट यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी। एक तो स्लेव के लिए, ठीक है, बंदगान जिनको बोलते हैं, हॉर्सेस के लिए, और कपड़े और थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए जो थोड़े से हाई कॉस्टली थे, जैसे कि घी, शहद, ये सब। और एक थी आपकी ग्रेन्स जहाँ मिलते थे। ग्रेन कलेक्ट करके कौन लाता था कल्टीवेटर से? बंजारा लेके आते थे, जिनको कि करवानियाँ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और वो लेके आते थे यहाँ पर, ओके, कहाँ पर? मार्केट में, जिसको हम शहना, जिसको मंडी बोलते हैं। शहना ऑफिसर होता था, शहनाए मंडी, जो ऑफिसर जो मंडी को देखता था कि सारे लोग प्राइस जितना सेट किया गया है हर एक चीज़ से लेके हर एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ का प्राइस सेट था, उसी में सेल कर रहे हैं कि नहीं, कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहा है, सब लिमिट में खरीद रहे हैं कि नहीं। ये सब उसने क्यों किया था? बिकॉज उसने बहुत सारी आर्मी, हाई आर्मी मेंटेन करके रखी हुई थी, इसलिए उसको ये करना था, ठीक। परगना लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद करके थे, खुद या ज़मींदार हुआ करते थे, इंटरमीडियरी थे, और विलेज हेड हुआ करते थे, चौधरी या मुकद्दम हुआ करते थे। अकाउंटेंट होते थे मुश्त शरीफ, कल्टीवेटर होते थे, कलेक्टर होते थे आमिल, जो कलेक्ट करने का काम करते थे, और एजेंट होते थे गुमश्ती। अब ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ऑडिटिंग करने का काम होता था नाइब का, वज़ीर का, ठीक है, और शरीफ का। अगर नहीं करते थे तो बहुत इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते थे। और ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ज़ियाउद्दीन बरानी के द्वारा। ज़ियाउद्दीन बरानी की बुक का नाम किसी को पता है? ज़ियाउद्दीन बरानी की बुक का नाम था व्हाट? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही। जैसे कि हमें पता चलता है स्लेव डायनेस्टी या फिर जो इलबारी ट्राइब मामलुक डायनेस्टी से थे ये लोग, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बताओ, कौन था हिस्टोरियन? क्या नाम था उसकी बुक का जहाँ से इनके बारे में पता चलता है मेनली? तो ज़ियाउद्दीन बरानी की से हमें यहाँ पे ये पता चलता है। देन हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में लोग 50% का टैक्स लगाते थे, जिसको खराज बोलते थे। घरई और चरई क्या होता था? घरई वॉज हाउस टैक्स, चरई वॉज पेस्टोरल टैक्स। 3 तरीके के टैक्स थे। और जो कल्टिवेट करते थे पेजेंट्स, उस पर 50% टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसको खालिसा के अंडर में लाया गया, जो द्वाब रीजन था। खालिसा वो ज़मीन थी जो इक्ता के अंडर में नहीं आती थी। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन हम कल करें, सॉरी कल तो हाँ, एक चीज़ बतानी है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना। कल एंशिएंट हिस्ट्री का शाम को पूरा रिवीजन, शाम को, सुबह को, चलो शाम को ही कर लेंगे, पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। तो कृपया करके सभी लोग शाम को एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे संपूर्ण रिवीजन में आ जाएं। मंडे को हम करेंगे। सर ब्रेक बेटा कल मिल चुका है, और अभी मैं ब्रेक इसलिए भी नहीं दूंगा आगे,
थोड़ा सा पुश कर लो। कारण उसका ये है कि मेंस के लिए मुझे मेडिवल इंडिया का रिवीजन करवाना है, तो आपका अगर जितना ज़्यादा यहाँ पर मेडिवल का पार्ट हो जाएगा तो उतना ही आपके लिए सही रहेगा कि आप लोग भी वो क्लास को अटेंड कर पाओगे जहाँ पे हम मेंस का रिवीजन कर रहे होंगे। तो मेरा ये थोड़ा सा विजन है कि मेडिवल का मेजॉरिटी पोर्शन, पूरा तो शायद ना हो पाए, जैसे दिल्ली सल्तनत तो मंडे को पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है, मंडे को इट वुड बी कंप्लीटेड। देन मंडे के बाद, ठीक है, ठीक है, देन मंडे के बाद आपका एक तो देखो मेन चीज़ तो है कि विजयनगर बहामानी है जो एक लेक्चर में शायद हो जाएगा आपका, और देन उसके बाद मुगल है जिसमें 2 लेक्चर तो ऑब्वियसली लगेंगे ही लगेंगे, 2 लेक्चर। तो यानी कि इसके बाद आज के बाद 4 लेक्चर बाकी है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर ख़त्म हो जाए तो हम लोग मेडिवल का पूरा पोर्शन, मतलब आपके लिए भी वो यूज़फुल हो जाएगा। बस मेरा पर्पस ये है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री की जो कल की क्लास है वो आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो बस ये है, ओके। अब तो आपको ये रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। रिवाइज़ करोगे ना धीरे धीरे, ये सब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1206 से 1290 और अपने आप याद हो जाएगा भाई, बस थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, ओके। तो लेट क्यों हो जाते हो? लेट यार हो जाते हैं, वही है कि तुमको क्या लगता है ये सब ऐसे ही लग जाता है या ये सब मतलब है? नहीं नहीं, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो है मन लगा रहना चाहिए क्लास में, तो अब तुम समझ जाओ, अब ठीक है, तो बस वही हो जाता है, हो जाते हैं लेट। अब क्या बताएं, मतलब इंसान ही है, आदमी है, अब लेट वेट तो हो ही सकते हैं। कल शाम को करेंगे छः या 5, 5:30, 5 से 6 ऐसे ही कुछ स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है, 5 बजे या 6 बजे इसी टाइम पे, ओके। या सुबह कर लें क्या? कल बताओ, सुबह कर लें क्या? सर याद कैसे रहेंगे? याद रहेंगे भाई, क्यों नहीं याद रहेंगे, याद कैसे नहीं रहेंगे बताओ। बंजारा कौन था? बंजारा ऑफिसर नहीं था, बंजारा वाज लाइक बंजारा फिरता हूँ मैं बंजारा, यानी कि फिर रहा है वो, ग्रेन लेके जा रहा है, ठीक है। देन देन कौन हुआ अपना? देन अकाउंटेंट हुआ मुस्त शरीफ, ठीक है, मस्ती में अकाउंटिंग कर रहा है वो। आ मिल मुझसे, आ जा मिल ले मुझसे, यानी कलेक्ट करता था सबसे, कलेक्टर था वो, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, आ मिल जा मुझसे, ठीक है। देन एजेंट होते तो घूमते रहते थे, तो गुमश्त हो गए। बरीद और मनैया अपने स्पाई थे, जासूस थे। सुबह हवा हवा सॉन्ग, अच्छा आना, हवा हवा सॉन्ग। यस मॉर्निंग, सुबह सही रहेगा। शाम में सर? यस सर सुबह। यस सर मॉर्निंग में। शाम कोई कोई हुई क्या? कोई ही। कैंची क्या है? नहीं समझ आ रहा है। कैंची इज सिजर, यू नो सिजर। So have you watched that Mirzapur web series? There Munna Bhaiya makes kanchi of a person and then does something with him. The same treatment was met to that person. क्या नाम था? एक तो अंग्रेजी में बोलने में नाम भी भूल जाता हूँ भाई, क्यों अंग्रेजी में बुलवाते हो मुझसे? क्या नाम था उसका? बलबन ने कैंची किसकी बनाई थी जो गवर्नर था बंगाल का? क्यों सुबह रखिए? चाहे सुबह शाम को ही होना चाहिए। किरिस का गाना सुनेगा? जस्ट मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, इवनिंग 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 इवनिंग, सुबह क्लास करो। सुबह क्या आता है ना, सुबह जब क्लास हो जाती है तो मुझे भी लगता है ओह चलो क्लास हो गई, अब अपना बाकी के काम निपटाएंगे, तो वो टाइप थोड़ा सा हो जाता है, बाकी तो सब ठीक ही है। देखते हैं क्योंकि इंग्लिश की भी क्लास है पीएसपी सर की, तो शायद इस वजह से उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह ही रखवा लेंगे। आप देख लेना शेड्यूल में, ठीक है। चलो थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बाद में, ओके। या आज ही कर लें क्या? कर लें क्या? चलो पूरा कर लेंगे तब करेंगे, ओके ठीक है, थैंक यू।